3-4 दिन से एपिसोड नहीं आ रहे थे इसके। अब स्टार्ट कर दें दोबारा से। मैं बाहर गया हुआ था, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे एपिसोड। और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी नए चैनल भी बनाऊंगा, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। और इसी वीक में सारे एपिसोड में देता रहूँगा अल्टरनेट करके। एक नए एपिसोड आपको डेली मिल जाएगा किसी न किसी सीरीज़ का। और आज सारे सीरीज़ के अपलोड कर दूंगा मैं इस एपिसोड। और बाकी मैं 3-4 दिन से था नहीं, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे एपिसोड। अब आएंगे डेली पहले की तरह। और आज सारे सीरीज़ के एपिसोड अपलोडिंग हो जाएगी। ब्लेड एनलाइटनमेंट फ्रूट के कारण आरव की स्पिरिचुअल पावर अब ग्रेट इमॉर्टल के शिखर तक पहुंच चुकी थी और अब उसकी मानसिक शक्ति बेहद खतरनाक हो गई थी। इसी मौके पर ड्रैगन ब्लेड की सुनहरी रोशनी उस पर गिरी और उसका शरीर खून की धुंध में बदल गया। उसकी चीख गूंजी और उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरव ने उसे कोई मौका नहीं दिया। एक और वार हुआ और उसका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो गया। उसके मन में कोई दया नहीं थी। हिमानी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इस आदमी ने उसे पकड़कर बेचने की कोशिश की। ऐसे व्यक्ति को वह किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता था। अब पूरे हॉल में खामोशी छा गई थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने क्या देखा। एक ट्रू इमॉर्टल ने पहले प्रोफाउंड इमॉर्टल को हरा दिया और फिर एक ग्रेट इमॉर्टल को पल भर में मार डाला। ये पूरी तरह असंभव लग रहा था, लेकिन आरव रुका नहीं। वह सीधे पिंजरे के अंदर पहुंचा और ड्रैगन ब्लेड की एक और चमक से ड्रैगन बाइंडिंग रोप को काट दिया। भागो! वह तुरंत हिमानी के सिर पर कूद गया और दोनों बाहर की ओर बढ़ गए। अब बिना बंधन के हिमानी की पूरी ताकत सामने आ गई। 5वें स्तर का डेमन बीस्ट होने के साथ साथ उसके अंदर ड्रैगन ब्लड भी था, जिससे उसकी शक्ति और भी भयानक हो गई थी। उसकी एक गर्जना से कई कमजोर इमॉर्टल्स वहीं गिर पड़े। आरव ने आदेश दिया और हिमानी सीधा ऊपर की ओर स्टार पिकिंग टावर को तोड़ते हुए निकल गई। अलीसा पहले ही तैयार थी। वह पल भर में आरव के पीछे आ गई। आनंदी को उसने जानबूझकर पीछे छोड़ दिया क्योंकि वह सुरक्षित थी और उसके साथ रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। पीछे से बकरी दाढ़ी वाला इमॉर्टल और प्रखर दोनों ने एक साथ हमला किया। उनकी विशाल शक्ति हवा में फैल गई और दो बड़े ट्रू एसेंस हाथ आरव को पकड़ने के लिए बढ़े। लेकिन आरव ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने सिर्फ कहा, लिटिल लिंगेर, इन्हें संभालो। अलीसा ने बस हल्का सा हाथ हिलाया और दोनों शक्तिशाली हमले पल भर में खत्म हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। इसके बाद हिमानी ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और स्टार पिकिंग टावर की छत तोड़कर बाहर निकल गई। इतनी बड़ी इमारत भी उसके सामने टिक नहीं सकी। अगले ही पल आरव, अलीसा और हिमानी आसमान में तेजी से दूर निकल गए, पीछे छोड़ते हुए एक पूरी तरह हिल चुका स्टार पिकिंग टावर और स्तब्ध खड़े सभी लोग। आरव के जाने के बाद विशाल ऑक्शन टावर पूरी तरह शांत हो गया। हिमानी के हंगामे से पूरी छत उड़ चुकी थी और अंदर बैठे लोग सीधे आसमान देख पा रहे थे। सब लोग वहीं खड़े रह गए, जैसे उनकी समझ ही खत्म हो गई हो। आज तक किसी ने स्टार पिकिंग टावर में इस तरह हंगामा करने की हिम्मत नहीं की थी, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो व्यक्ति सफलतापूर्वक भाग भी गया। आसमान में खड़े प्रखर का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ट्रू इमोर्टल इतनी भयानक ताकत दिखा सकता है। उसने काफी देर सोचा, लेकिन आखिरकार पीछा करने का फैसला नहीं किया। एक तो अलीसा की ताकत बहुत डरावनी थी, और दूसरा ये कि इतने बड़े व्यापारिक स्थान को बिना निगरानी छोड़ना संभव नहीं था, वरना यहाँ मौजूद खजाने लूट लिए जाते और उसकी जिम्मेदारी उसी पर आती। उधर बकरी दाढ़ी वाला ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल भी स्तब्ध था। उसे पूरा भरोसा था कि वह आरव को रोक लेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसके साथ आई छोटी लड़की इतनी शक्तिशाली निकलेगी। अब जब वह रोक नहीं पाया, तो उसने तुरंत महेश की ओर देखा और पूछा कि अब क्या किया जाए। महेश, जो अभी अभी गंभीर चोट से थोड़ा संभला था, गुस्से से गरज उठा। उसने कहा कि किसी भी हालत में आरव को भागने नहीं देना है। वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। पहले नीलामी में उसे बार बार अपमान सहना पड़ा, फिर जब उसने जीत हासिल की तो भी उसे बुरी तरह पीटा गया और लगभग मर ही गया था। इसके अलावा वह 5वें स्तर का डेमन बीस्ट उसके दादा के लिए बेहद जरूरी था, और 50 मिलियन खर्च करने के बाद उसे खोना संभव नहीं था। इन सब कारणों से उसने पीछा करने का आदेश दिया। चारों इमॉर्टल्स उसे साथ लेकर तुरंत उड़ पड़े और उसी दिशा में निकल गए जिधर आरव गया था। लेकिन आरव अब रूबी स्तर पर पहुंच चुका था और 9 हेवेंस की गति बेहद तेज थी।
वे लोग पूरी कोशिश करने के बाद भी सिर्फ दूर से उसका पीछा ही कर पा रहे थे। दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर आरव ने राहत की सांस ली। वह आखिरकार निकल चुका था। उसने हिमानी की ओर देखा और चिंता से पूछा कि वह ठीक है या नहीं। हिमानी ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसमें दर्द, शिकायत और मिलन की खुशी सब कुछ मिला हुआ था। आरव ने उसे शांत किया, कई हीलिंग पिल्स उसके मुंह में डाल दिए और कहा कि पहले वह ठीक हो जाए, फिर बात करेंगे। इसके बाद उसने उसे ड्रैगन किंग्स पैलेस में भेज दिया ताकि वह सुरक्षित रह सके। अलीसा चुपचाप बैठी बाहर देख रही थी, जैसे उसे कुछ पता ही न चला हो। आरव ने महसूस किया कि वह कुछ सोच रही है, तो उसने पूछा। अलीसा ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से पूछा कि क्या उसे पता है कि उसने क्या किया है और इसके क्या परिणाम होंगे। अब स्टार पिकिंग टावर उसे हर जगह खोजेगा, और साथ ही फॉल्कन सेक्ट और आइस इमॉर्टल सेक्ट दोनों उसके दुश्मन बन गए हैं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे सब पता है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। वह अभी धीरज की पहचान में है और किसी से डरने वाला नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो वह हिमानी के लिए सभी से लड़ जाएगा। फिर उसे याद आया कि उसने अलीसा को भी इस मुसीबत में डाल दिया है, तो उसने माफ़ी मांगी। लेकिन अलीसा ने कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या एक सेलेस्टियल बीस्ट के लिए इतना सब करना सही है। आरव ने बिना झिझक कहा कि यह बिल्कुल सही है। दूसरों के लिए वह सिर्फ एक बीस्ट हो सकती है, लेकिन उसके लिए वह एक ऐसा दोस्त है जिसे बदला नहीं जा सकता। वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है, और हिमानी भी उसके लिए ऐसा ही करती है। अलीसा ने मुस्कुराकर पूछा कि अगर कभी वह खुद पकड़ी जाए तो क्या आरव उसे भी ऐसे ही बचाएगा। आरव ने तुरंत हाँ कहा। उसके लिए एहसान और रिश्ते बहुत मायने रखते थे। अलीसा का चेहरा खिल उठा और उसने कहा कि उसे पहले से ही पता था कि उसका यंग मास्टर सबसे अच्छा है। कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच गए जहां आरव ने पहले से टेलीपोर्टेशन अरे तैयार किया था। यह अब काम आ गया। लेकिन जाने से पहले आरव को एक और बात सूझी। उसने एक रॉकिंग कार निकाली जिस पर प्लेजेंट गोड बना हुआ था। यह वह अपनी बेटी के लिए अर्थ पर ले जाने वाला था, लेकिन मौका नहीं मिला। अलीसा ने इसे पहली बार देखा और उत्सुकता से छूते ही वह चलने लगी और गाना गाने लगी। वह तुरंत खुश हो गई और उस पर बैठकर झूलने लगी। आरव ने इसी बीच अपने शरीर पर लगे डिवाइन इम्प्रिंट को निकालकर उसी रॉकिंग कार पर ट्रांसफर कर दिया। वह जानता था कि अगर यह निशान उसके साथ रहा तो दुश्मन उसे कहीं भी ढूंढ लेंगे। सब तैयार होने के बाद उसने अलीसा को बुलाया। वह थोड़ी उदास थी कि इतना मज़ेदार खिलौना छोड़ना पड़ेगा। आरव मुस्कुराया और कहा कि इसे राजावट परिवार के एल्डेस्ट यंग मास्टर के लिए एक उपहार समझ लो। इसके बाद उसने टेलीपोर्टेशन अरे सक्रिय किया और दोनों वहां से गायब हो गए, पीछे छोड़ते हुए एक ऐसा जाल जिसमें उनके दुश्मन फंसने वाले थे। महेश, हालांकि शटल से लगातार दूर होता जा रहा था, फिर भी उसने बिल्कुल हार नहीं मानी। उसके लिए पीछे हटना संभव ही नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, आरव को पकड़ना और उस 5वें स्तर के इमॉर्टल बीस्ट को वापस लाना ही होगा, वरना वापस जाकर जवाब देना असंभव हो जाएगा। सौभाग्य से बकरी दाढ़ी वाले इमॉर्टल ने पहले ही सावधानी बरतते हुए आरव पर डिवाइन सेंस इम्प्रिंट लगा दिया था। भले ही वे उसे आंखों से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसके निशान के जरिए उसका पीछा कर सकते थे। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि इम्प्रिंट रुक गया है, वह उत्साहित हो उठा और बोला कि वह ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द ही पकड़ लेंगे। महेश के अंदर गुस्सा उबल रहा था। वह बार बार यही कह रहा था कि वह आरव को टुकड़े टुकड़े कर देगा। कुछ ही समय में वे उस जगह पहुंच गए जहां आरव गायब हुआ था। लेकिन वहां पहुंचकर वे सभी उलझन में पड़ गए। चारों ओर देखने पर आरव कहीं नजर नहीं आया। इम्प्रिंट का पीछा करते हुए वे एक अजीब सी चीज के पास पहुंचे, वही रॉकिंग का। सभी लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या है। महेश ने गुस्से में पूछा कि क्या सच में इम्प्रिंट लगाया गया था। बकरी दाढ़ी वाला पसीना पोंछते हुए बोला कि हाँ, लेकिन अब वो इम्प्रिंट इसी चीज पर है, जिससे साफ है कि आरव ने चालाकी से इसे बदल दिया है। तभी पास खड़े एक इमॉर्टल ने जिज्ञासा में उस रॉकिंग कार को छू लिया। तुरंत वह हिलने लगी और गाना गाने लगी, डैडीज डैड इज कॉल्ड ग्रैंपा। ये देखकर महेश का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा जैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। गुस्से में उसने खून उगल दिया और दांत पीसने लगा। बकरी दाढ़ी वाला उसे शांत करते हुए बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उस युवक की पहचान पता चल जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। तभी आनंदी भी वहां पहुंच गई।
वह लगातार पीछे पीछे आ रही थी क्योंकि उसे डर था कि महेश आरव को मार देगा। महेश ने तुरंत उससे पूछा कि वह लड़का कौन था। आनंदी ने राहत की सांस ली कि आरव बच गया है, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए झिझकी, क्या उसे उसकी पहचान बतानी चाहिए या नहीं। बकरी दाढ़ी वाले ने समझाया कि यह बहुत जरूरी मामला है। उन्होंने उस बीस्ट के लिए 50 मिलियन खर्च किए हैं और इंसान को छोड़ भी दें तो बीस्ट को वापस पाना जरूरी है। आखिरकार आनंदी ने कहा कि वो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल है और उसका नाम धीरज है। ये सुनते ही बकरी दाढ़ी वाले का चेहरा गंभीर हो गया। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट भी 4 बड़े सेक्ट्स में से एक था, इसलिए यह मामला अब और बड़ा हो गया था। उसने सुझाव दिया कि अब एल्डर को सूचना भेजनी होगी। महेश ने तुरंत कम्युनिकेशन जेड टैलिस्मन निकालकर अपने दादा ललित को संदेश भेज दिया। उधर फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में एक सुंदर स्थान पर 2 वृद्ध व्यक्ति एक पत्थर पर बैठकर शराब पी रहे थे। उनमें से एक रोनी था और दूसरा ललित। रोनी ने शराब का घूंट लेकर कहा कि दोनों बच्चे काफी समय से साथ हैं और वह जानना चाहता है कि उनका रिश्ता कैसा चल रहा है। उसने साफ कहा कि वह महेश को पसंद करता है और चाहता है कि आनंदी उससे शादी करे, जिससे दोनों परिवारों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। ललित ने भी सहमति जताई और अपने पोते की तारीफ की कि वह 100 साल से पहले ही रूबी स्तर पर पहुंच चुका है और बहुत प्रतिभाशाली है। उसने बताया कि वह उसे अनुभव दिलाने और आनंदी के साथ संबंध मजबूत करने के लिए भेजा है। फिर उसने एक और बात बताई, उसे हाल ही में एक एंशंट पिल फॉर्मूला मिला है जिससे वो इमॉर्टल किंग के स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए उसे ड्रैगन ब्लड वाले सेलेस्टियल बीस्ट की आत्मा चाहिए। उसने कहा कि उसे खबर मिली थी कि स्टार पिकिंग टावर में ऐसा बीस्ट मिलेगा, इसलिए उसने अपने पोते को वहां भेजा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके जेड टैलिस्मन में हलचल हुई। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि शायद अच्छी खबर आई है। लेकिन जैसे ही उसने संदेश पढ़ा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह गुस्से से भर गया। उसने कहा कि यह हद हो गई है और अब उन्हें फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट जाना पड़ेगा। रोनी ने आश्चर्य से पूछा कि क्या हुआ। ललित ने बताया कि उसके पोते ने बीस्ट जीत लिया था, लेकिन फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के एक डिसाइपल, धीरज, ने उसे छीन लिया। ये सुनकर वह गुस्से में बोला कि यह बिल्कुल असहनीय है और वह तुरंत जवाब मांगने जाएगा। रोनी यह सुनकर चौंक गया और गंभीर आवाज में पूछा, क्या वह डिसाइपल सच में धीरज ही है? ललित ने गंभीर स्वर में कहा कि महेश ने साफ बताया है, वह फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट का आउटर डिसाइपल धीरज ही था और उसका पहले आनंदी से भी कुछ संबंध था। रोनी ने तुरंत सिर हिलाते हुए इसे नकार दिया। उसने कहा कि यह असंभव है, क्योंकि धीरज तो मर चुका है और उसने अपनी आंखों से देखा था। उसका शरीर ही नहीं, बल्कि उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी पूरी तरह नष्ट हो चुका था। ये सुनते ही ललित चौंक गया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने जो कुछ महेश से सुना था वह दोहराया कि उसी धीरज ने 50 मिलियन में खरीदा गया 5वें स्तर का डेमन बीस्ट छीन लिया। रोनी ने सारी बात सुनकर भौहें सिकोड़ ली और कहा कि अगर वह गलत नहीं है तो ये धीरज नकली है। उसने फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में हुई घटना को विस्तार से बताया और कहा कि इसमें कोई शक नहीं हो सकता। अब ललित का चेहरा और भी गंभीर हो गया। अगर रोनी कह रहा है कि धीरज मर चुका है तो वह सच ही होगा, क्योंकि एक ग्रैंड इमॉर्टल के सामने झूठ संभव नहीं। कुछ सोचने के बाद उसने तुरंत एक कम्युनिकेशन जेड टैलिस्मन निकालकर संदेश भेजा। उधर महेश को जब ये जवाब मिला तो उसका चेहरा बदल गया। वह स्तब्ध रह गया। बकरी दाढ़ी वाले इमॉर्टल ने घबराकर पूछा कि एल्डर ने क्या कहा। महेश की आंखें खाली हो गईं। उसने बताया कि असली धीरज मर चुका है और जो आदमी उनसे बीस्ट छीनकर भागा है वह नकली है, और आदेश ये है कि किसी भी हालत में उसे ढूंढो, वरना सेक्ट में लौटने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी ग्रेट इमॉर्टल्स स्तब्ध रह गए। अगर वह व्यक्ति नकली था और गायब हो चुका है तो उसे ढूंढना लगभग असंभव था। लेकिन महेश पागलों की तरह चिल्लाने लगा और सबको उसे खोजने का आदेश दिया। वे सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन ये प्रयास बेकार ही था। उधर आरव और अलीसा टेलीपोर्टेशन अरे के दूसरी ओर प्रकट हुए। उसने तुरंत अरे को नष्ट कर दिया ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। अब उसके चेहरे पर सुकून था। इस नीलामी से उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदा मिला था। थंडरस्टोन भी मिल गया, एनलाइटनमेंट फ्रूट भी, और सबसे जरूरी, उसने हिमानी को बचा लिया। अगर वो उस नीलामी में नहीं जाता
तो हिमानी किसी और के हाथों खत्म हो जाती, ये सोचकर ही उसका दिल कांप उठा। उसने अपना डिस्गाइज हटा दिया और अपने असली कपड़े पहन लिए। अब वह फिर से आरव था, धीरज नहीं। उसके हिसाब से अब कोई उसे नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि धीरज तो पहले ही मर चुका था। लेकिन तभी एक अजीब, भारी आवाज गूंजी, जैसे किसी बत्तख की कठोर आवाज हो। छोटे, बार बार रूप बदलना तुम्हें थकाता नहीं? आरव का दिल दहल गया। उसने ऊपर देखा तो 4 काले कपड़ों में ढके लोग उसे घेर चुके थे। उनके चेहरे छिपे हुए थे, लेकिन उनकी आभा से वह तुरंत समझ गया, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले उस पर हमला किया था। अब स्थिति पहले जैसी नहीं थी। तब उसके साथ जय और राकेश थे, लेकिन अब वह अकेला था, सिर्फ अलीसा के साथ। हालांकि अलीसा बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन सामने 4 ग्रेट इमॉर्टल्स थे, ये पूरी तरह अलग स्तर था। आरव के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे। उसके पास 100 माइल एस्केप टैलिस्मन नहीं था, 9 हेवंस भी बेकार था, और ड्रैगन किंग्स पैलेस का इस्तेमाल करना मतलब खुद को खतरे में डालना। तभी उस कठोर आवाज वाले आदमी ने कहा कि इस बार वह बच नहीं सकता। उन्होंने आसपास की स्पेस सील कर दी है, अब भागना असंभव है। आरव ने खुद को शांत दिखाते हुए कहा कि मरने से पहले वह जानना चाहता है कि इतने बड़े एक्सपर्ट्स उसे क्यों मारना चाहते हैं। वह आदमी हंसा और बोला कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी मेडिकल स्किल्स इतनी खतरनाक हैं कि वह फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स को तेजी से मजबूत बना सकता है। अगर यह चलता रहा तो बाकी 3 सेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसे मरना ही होगा। आरव ने हैरानी जताई कि यह गुप्त बात उन्हें कैसे पता चली। उसने जवाब दिया कि फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट खुद एकजुट नहीं है, वहीं के कुछ लोग उसे मरते देखना चाहते हैं। आरव ने तुरंत नाम लिए, ग्रेस और वनराज। उसकी प्रतिक्रिया से साफ था कि वही लोग गद्दार हैं। सामने वाला भी यह सुनकर चौंका, लेकिन उसने कहा कि वह बहुत समझदार है, और ऐसे लोग ज्यादा समय तक नहीं जीते। अब उसने आरव को मारने के लिए हाथ उठाया। आरव ने तुरंत उसे रोका और कहा कि अगर फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट ने ही उसके साथ विश्वासघात किया है, तो वह उनके साथ जाने को तैयार है। वह उनकी मदद कर सकता है, उनकी कल्टिवेशन बढ़ा सकता है। यह एक चाल थी, वह समय खरीदना चाहता था और यह जानना चाहता था कि वे किस सेक्ट से हैं। लेकिन उस आदमी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उन्हें सीधा आदेश है, उसे मारना है, जिंदा नहीं ले जाना। आरव ने एक आखिरी सवाल पूछा कि वे उसे कैसे ढूंढ पाए। आदमी ने आधा जवाब दिया, उनके पास गहरी जड़ें हैं और उन्हें आइस डोम एम्पायर में उसके आने की खबर थी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा बोल रहा है और चुप हो गया। फिर भी आरव काफी कुछ समझ चुका था। उनके पास जासूस थे और वे उसका पीछा कर रहे थे। अब उसने गहरी सांस ली और कहा कि लगता है आज उसकी मौत तय है। फिर उसने एक अंतिम अनुरोध किया, उसकी साथी अलीसा को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह उससे ज्यादा जुड़ी नहीं है। उसने उंगली से उसकी ओर इशारा किया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। कठोर आवाज वाला आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला कि इतना कुछ जानने के बाद भी जिंदा रहने की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। उसने कहा कि अब तक उसे जिंदा रहने देना ही एक बड़ा एहसान था, अब मरने का समय आ गया है। वो एक ग्रेट इमॉर्टल था, ऊंचे दर्जे का व्यक्ति, इसलिए उसे आरव जैसे छोटे व्यक्ति पर हाथ उठाना भी तुच्छ लग रहा था। इसी कारण उसने पहले इतना समय बर्बाद किया, लेकिन अब वो सीधे हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी शक्ति से एक विशाल ट्रू एसेंस का हाथ बना, जो सीधे आरव पर गिरा। उस भयानक दबाव के सामने आरव बिल्कुल असहाय था। उसका शरीर जैसे जकड़ गया हो, वो उंगली तक नहीं हिला सकता था। दोनों के बीच शक्ति का अंतर इतना ज्यादा था कि कोई मुकाबला ही नहीं था। उसने मन ही मन आह भरी। इतने प्रयास करने के बाद भी वह अपनी किस्मत नहीं बदल सका। लेकिन तभी एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, बूढ़े, मेरे यंग मास्टर को मारना इतना आसान नहीं है। अलीसा अचानक आगे आई और उसने उस आदमी पर मुक्का मारा। उसका मुक्का देखने में छोटा था, लेकिन उसमें छिपी शक्ति ने उस विशाल ट्रू एसेंस के हाथ को तुरंत तोड़ दिया और सीधे उस आदमी से टकरा गई। जोरदार धमाके के साथ अलीसा 2-3 कदम पीछे हटी, जबकि वह आदमी दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। ये देखकर बाकी तीनों लोग और आरव खुद भी स्तब्ध रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटी सी लड़की इतनी ताकतवर होगी। आरव के मन में भी भारी झटका लगा। वह सोचता था कि अलीसा की शक्ति ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल या ज्यादा से ज्यादा ग्रेट इमॉर्टल तक होगी, लेकिन उसने तो एक लेट स्टेज ग्रेट इमॉर्टल को पीछे धकेल दिया।
अलीसा ने उसे अपने पीछे कर लिया और ठंडी आवाज में कहा कि जब तक वह है कोई उसके यंग मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब चारों हमलावरों को समझ आ गया कि मामला आसान नहीं है। कठोर आवाज वाला आदमी भी चौंक गया और तुरंत बोला कि सब मिलकर हमला करें। चारों ग्रेट इमॉर्टल्स एक साथ टूट पड़े। उनके हमले से आसमान का रंग बदल गया, हवा भारी हो गई और आरव को भी भयानक दबाव महसूस होने लगा। लेकिन अलीसा बिल्कुल नहीं डरी। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और फिर से हमला किया। उसके हाथ में एक पतली तलवार आ गई जिसकी चमक ने तीनों हमलावरों को भी घेर लिया। अगले ही पल चारों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अविश्वसनीय बात यह थी कि अलीसा अकेली ही 4 ग्रेट इमॉर्टल्स का सामना कर रही थी, और सिर्फ सामना ही नहीं बल्कि उन्हें दबा भी रही थी। आरव ये सब देखकर दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि अलीसा इतनी ताकतवर हो सकती है। उसकी शक्ति जय और राकेश से भी कहीं ज्यादा थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, अलीसा का पलड़ा और भारी होता गया। उसकी तलवार बार बार चल रही थी और चारों हमलावरों के शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे। कठोर आवाज वाला आदमी अब घबरा गया। उसने सोचा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन अब स्थिति उलट गई थी। उसने तुरंत फैसला लिया और कहा कि बाकी 3 उसे रोकें, जबकि वो आरव को मार देगा। तीनों ने तुरंत अलीसा को घेर लिया और उसी समय वह आदमी तलवार लेकर आरव की ओर झपटा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आरव को समझने का मौका ही नहीं मिला। वह जानता था कि वह इस हमले का सामना नहीं कर सकता। अलीसा भी एक पल के लिए चौंक गई। अगर वह आरव को बचाने जाती तो पीछे से तीनों तलवारें उसे घायल कर देती। लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। वह तुरंत मुड़ी और पूरी ताकत से अपनी तलवार उस आदमी की ओर चला दी। उस समय वह पहले वाली प्यारी लड़की नहीं थी। वह एक क्रोधित शेरनी बन चुकी थी जिसकी आंखों में खून उतर आया था। कठोर आवाज वाला आदमी भी चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि अलीसा अपनी जान की परवाह किए बिना आरव को बचाएगी। वो खुद ऐसा जोखिम नहीं ले सकता था। अगर उसने हमला जारी रखा तो वो खुद मारा जाता। मजबूर होकर उसने अपनी तलवार रोककर अलीसा के वार का सामना किया। लेकिन अलीसा का यह वार उसकी पूरी शक्ति से भरा हुआ था। तलवार चमकी, खून उछला और अगले ही पल उस आदमी का हाथ उसकी तलवार के साथ कटकर उड़ गया। उसी समय पीछे से तीनों हमलावरों की तलवारें अलीसा की पीठ पर लगीं। उसकी रक्षा टूट गई और वह 100 मीटर दूर जा गिरी। उसके खून की बौछार हवा में फैल गई। कुछ ही पलों में दोनों पक्ष घायल हो गए। एक ने अपना हाथ खो दिया और अलीसा गंभीर रूप से घायल हो गई। आरव तुरंत उसकी ओर दौड़ा और उसे संभाला। अलीसा ने खून से लथपथ होने के बावजूद कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा ठंडा गुस्सा था। उसने दांत भींचकर कहा कि उसने उसके यंग मास्टर पर हमला करने की हिम्मत की है और अब वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो फिर से उठी, उसकी तलवार से भयानक शक्ति निकलने लगी और आसमान को चीरती हुई रोशनी दुश्मनों की ओर बढ़ी। कठोर आवाज वाला आदमी डर गया। उसने तुरंत बाकी तीनों को उसे रोकने का आदेश दिया। वो खुद भी बाएं हाथ में तलवार लेकर फिर से मुकाबले के लिए तैयार हो गया। तीनों हमलावर फिर से एक साथ टूट पड़े और एक बार फिर चारों ने मिलकर अलीसा पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह उग्र हो चुकी थी। अलीसा के हाथ में पकड़ी लंबी तलवार लगातार और तेज होती जा रही थी। उसकी चमक ने उस बत्तख जैसी आवाज वाले आदमी की तलवार को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया और फिर उसे खून की धुंध में बदल दिया। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट तक बच नहीं पाए। इस तरह एक ग्रेट इमॉर्टल पूरी तरह नष्ट हो गया। उसका शरीर और आत्मा दोनों खत्म हो गए। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उसी क्षण काले कपड़े पहने 3 लोगों की 3 तलवारें 3 दिशाओं से आकर अलीसा पर जोर से पड़ीं। खून बिखर गया और वह कई दर्जन मीटर दूर जा गिरी। लिटिल लिंगे। आरव ने उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटी लड़की इतनी दृढ़ होगी कि खुद घायल होकर भी उस भारी आवाज वाले आदमी को मार डालेगी। वह दौड़कर गया और अलीसा को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही वह उसकी चोटें देखने वाला था, अचानक उसके सिर में झंझनाहट हुई। पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल में एक भयानक संकट का एहसास उठ खड़ा हुआ। यह एहसास उसे बहुत परिचित था, ठीक वैसा ही जैसा उसे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में उस तीरंदाजा के निशाना साधते समय हुआ था। धत, ये आदमी यहाँ भी आ गया। आरव ने मन ही मन गाली दी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। सामने वाला कम से कम सेलेस्टियल इमॉर्टल स्तर का था और उसके तीर बेहद शक्तिशाली थे।
सबसे जरूरी बात यह थी कि वह बहुत चालाक था, अब तक चुपचाप छिपा रहा और सही समय पर हमला किया। अब अलीसा गंभीर रूप से घायल थी और आरव के लिए खुद को बचाना भी मुश्किल था। वह केवल थंडर गॉड बॉडी टेम्परिंग टेक्निक पर भरोसा कर सकता था। लेकिन उस भयानक संकट के एहसास ने उसे बता दिया कि उसकी प्रेजेंट ताकत से वह इसे झेल नहीं सकता। पल भर में एक काले पंख वाला तीर आसमान चीरता हुआ आरव के सिर तक पहुंच गया। दुश्मन की योजना साफ थी। वह एक ही तीर में आरव का सिर भेदकर अब्डोमिनल को नष्ट करना चाहता था और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को भी खत्म करना चाहता था। यंग मास्टर, सावधान! तेज आवाज के साथ गंभीर रूप से घायल अलीसा अचानक जैसे जोश से भर गई। वह पलटकर आरव के पीछे खड़ी हो गई और अपने शरीर से उस तीर को रोक लिया। पुफ! खून हर तरफ फैल गया। अलीसा पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी, उसकी सू डिफेंसिव इमॉर्टल एनर्जी खत्म हो चुकी थी। तीर सीधे उसके बाएं सीने को भेद गया। लिटिल लिंगर! आरव की आंखें लाल हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़की उसके लिए मौत का यह वार झेल लेगी। मेरे यंग मास्टर को मारने की हिम्मत! मर जाओ! अलीसा ने अचानक अपना हाथ घुमाया और उसकी पतली तलवार दूर की ओर जा छूटी। सैकड़ों मीटर दूर एक विशाल पेड़ तलवार की रोशनी से फट गया और फिर वह तलवार सीधे एक काली आकृति को भेद गई। वह आदमी ठंडे स्वर में कराहा। वह गंभीर रूप से घायल था, लेकिन मरा नहीं। वह झटके से पीछे हटकर दूर भाग गया। धत! वह भाग गया। अलीसा ने धीमे स्वर में कहा। उसके मन में खींच थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह पहले से ही घायल थी और इस तीर के बाद उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। अभी जो हमला उसने किया, उसने उसकी बची खुची इमॉर्टल एनर्जी भी लगभग खत्म कर दी। सबसे बड़ी बात, मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। काले कपड़े वाले तीनों आदमी अभी भी उन्हें घूर रहे थे। लिटिल लिंगर, तुम ठीक हो? आरव ने जल्दी से दवाइयां निकालकर अलीसा के मुंह में डाल दी। यंग मास्टर, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। अलीसा की सांसें भारी हो गई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों की चमक खत्म हो गई थी। आरव की आंखों में आंसू भर आए, उसकी आवाज भर्रा गई। लिटिल लिंगर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। अब कोई मौका नहीं है, अलीसा ने कहा। यंग मास्टर, आपने कहा था कि अगर मैं खतरे में रहूंगी तो आप मुझे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना? हाँ। आरव ने जोर से सिर हिलाया। अलीसा के पीले चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बस वही, मैं भी अपनी पूरी ताकत से आपकी रक्षा करूंगी। जब तक मैं हूं, कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। लिटिल लिंगर, तुम जल्दी से चली जाओ, वे मुझे मारना चाहते हैं। इसे जल्दी मारो। उसकी बात पूरी होने से पहले काले कपड़े वाले तीनों आदमी चिल्लाते हुए उन पर टूट पड़े। उनका लक्ष्य आरव को मारना था और साथ ही वे अलीसा से भी नफरत करने लगे थे। यंग मास्टर, जल्दी चलिए! आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक शक्तिशाली बल ने उसे घेर लिया और वह 1000 मीटर दूर पहुंच गया। लिटिल लिंगर, जब आरव ने खुद को संभालकर पीछे देखा, उसके दिल में एक अजीब बेचैनी उठी। यह एहसास उसे पहले भी कई बार हुआ था। यह उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट की चेतावनी थी। नहीं, उसने दिल दहला देने वाली चीख लगाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काले कपड़े वाले तीनों आदमी भी कुछ समझ गए और भागने लगे, लेकिन देर हो चुकी थी। एक भयानक धमाके के साथ अलीसा के शरीर से एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। तेज हवाओं ने खून की धुंध और धूल को हवा में उड़ा दिया और आरव की आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। लिटिल लिंगर, वह जमीन पर गिर पड़ा, उसका दिल अनंत दुख से भर गया। जब वह अपना घूंघट हटाएगा तो वह मेरा छोटा पति होगा। यंग मास्टर, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं आपकी रक्षा कर सकती हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत से आपकी रक्षा करूंगी। अलीसा की मीठी मुस्कान और उसकी बातें उसके दिमाग में गूंजने लगीं। जब धूल और धुआं छटा, आरव दौड़कर पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ खून की गंध थी, कोई नहीं था। लिटिल लिंगर, मुझे माफ कर दो। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, उसका दिल दुख, पछतावा और भावनाओं से भर गया। अगर वह नहीं होता तो अलीसा आज भी खुश होती। अगर वह नहीं होता तो उसे इतने ताकतवर दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर वह नहीं होता तो उसे अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट विस्फोट नहीं करनी पड़ती। तभी आसमान से सफेद घूंघट का एक टुकड़ा नीचे गिरा। यह अलीसा का था। आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया, यह उसकी आखिरी निशानी थी। खुद को संभालते हुए
उसने समझ लिया कि ये दुख मनाने का समय नहीं है, उसे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। उसने 9 हेवंस को बुलाया और तेजी से उड़ गया। 1 घंटे बाद वह एक सुनसान घाटी में पहुंचा और ड्रैगन किंग्स पैलेस में चला गया। वाह! जैसे ही वो अंदर पहुंचा, एक बड़ा सिर उसके पास आकर उससे लिपट गया। वह हिमानी था। आरव ने उसे सहलाया। इतने समय बाद मिलकर वह भावुक हो गया। वाह! हिमानी उसकी उदासी महसूस कर रहा था। ठीक है, बाद में बताऊंगा। आरव ने एक काली गोली निकाली। इसे खा लो। ये सेलेस्टियल रेल्म की ट्रांसफॉर्मेशन पिल थी। इसे खाकर हिमानी इंसानी रूप ले सकेगा। हिमानी ने बिना सोचे उसे निगल लिया। कुछ ही देर में उसे नींद आने लगी और वह ड्रैगन किंग आइलैंड पर लेटकर गहरी नींद में सो गया। ये सामान्य था। एक सेलेस्टियल बीस्ट को इंसान बनने में समय लगता है, खासकर जब वह निम्न स्तर का हो। हिमानी को गहरी नींद में गिरते देखकर आरव को काफी राहत मिली। तभी अचानक उसके मन में एक बात आई। ट्रांसफॉर्मेशन पिल ढूंढते समय उसे अचानक अपनी स्टोरेज रिंग में डेप्यूटी हॉल मास्टर का टोकन मिल गया। आइस डोम एम्पायर में उसने इस टोकन को कई बार ढूंढा था, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। फिर यह अचानक कैसे प्रकट हो गया? एक विचार के साथ स्पिरिट मेडिसिन हॉल के डेप्यूटी हॉल मास्टर का टोकन उसके हाथ में आ गया। यह क्या हो रहा है? संदेह से भरा हुआ उसने देखा कि टोकन के पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ है, जिस पर साफ सुथरी लिखावट में एक पंक्ति लिखी थी। ही यंग मैन, ये तो बस एक छोटा सा मजाक था, बुरा मत मानना। तभी आरव को समझ आया कि अलीसा ने ही चुपके से उसका टोकन ले लिया था। उस लड़की की कल्टिवेशन निश्चित रूप से ग्रेट इमॉर्टल स्तर की थी, इसलिए उसकी स्टोरेज रिंग से चीज निकालना उसके लिए बहुत आसान था। उन शब्दों को देखकर जो दुख अभी थोड़ा शांत हुआ था, फिर से उसके दिल में उमड़ पड़ा। अलीसा की मौत ने उसे सच में दर्द दिया था, ऐसा दर्द जो उसकी आत्मा की गहराई से निकला था। वनराज और ग्रेस, तुम दोनों का ये कर्ज मैं याद रखूंगा, मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगा। हालांकि उसे अभी तक यह नहीं पता था कि वे काले कपड़े वाले लोग किस सेक्ट से थे, लेकिन एक बात निश्चित थी, ग्रेस और उसके लोगों ने ही यह सब रचा था, उसकी जानकारी फैलाकर उसके खिलाफ दुश्मनी पैदा की थी। वे बड़े सेक्ट फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की ताकत से डरते थे, इसलिए उन्होंने ग्रेट इमॉर्टल जैसे शक्तिशाली लोगों को उसे मारने भेजा, ताकि शुरुआत में ही उसे खत्म कर दिया जाए। अगर वो अलीसा से सहयोग से नहीं मिला होता, तो शायद वो अब तक मर चुका होता। इसके अलावा, भले ही वे काले कपड़े वाले लोग किसी और सेक्ट के थे, लेकिन आखिरी तीर चलाने वाला निश्चित रूप से फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट का ही था। उसी तीर ने अलीसा को गंभीर रूप से घायल किया और अंत में उसे अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट विस्फोट करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए अलीसा के असली हत्यारे थे ग्रेस, वनराज और वह अज्ञात तीरंदाजा। लिटिल लिंगर, तुम इंतजार करना, एक दिन मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। आरव ने अपनी मुठियां भींच लीं, उसकी आंखों में असीम हत्या की इच्छा चमक रही थी। चाहे बदला लेना हो या सिर्फ जिंदा रहना, अंतिम लक्ष्य अपनी ताकत बढ़ाना ही था। अपने गुस्से को शांत करने के बाद, उसने ऑक्शन से मिला थंडरस्टोन निकाला, जो आनंदी वाले से कहीं बेहतर गुणवत्ता का था। वह बाहर जाने की जल्दी में नहीं था। उसने मीटियोराइट गॉड को रिफाइन करना शुरू किया। लगभग 2 घंटे बाद हवा में 4 गहरे बैंगनी रंग के गॉड्स दिखाई दिए। इस बार बने गॉड्स की संख्या पिछली बार से आधी थी, लेकिन सभी मिड ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स थे और उनकी शक्ति कई गुना ज्यादा थी। अगर पिछली बार जैसा रूबी स्तर का लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन होता, तो एक गॉड ही उसे पूरी तरह संभाल लेता। आरव संतुष्टि से सिर हिलाकर उन गॉड्स को रख लिया। फिर उसने अपना रूप बदला, एक साधारण मध्यम आयु के व्यक्ति का भेष धारण किया और ड्रैगन किंग्स पैलेस से बाहर निकल गया। बाहर कोई हलचल नहीं थी। वो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की दिशा में बढ़ गया। ये स्पष्ट नहीं था कि वे काले कपड़े वाले लोग हार मान चुके थे या फिर उसका भेष बदलना इतना प्रभावी था कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कुल मिलाकर यात्रा शांत रही। 2 दिन बाद वह फिर से फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के द्वार पर पहुंचा। यहां पहुंचते ही वो सुरक्षित था। जब तक सेक्ट युद्ध शुरू न हो, कोई यहां हमला नहीं करेगा। आरव ने एक सुनसान जगह ढूंढकर अपना असली रूप वापस लिया, अपनी कल्टिवेशन को सप्रेस करके एक नए असेंडेड व्यक्ति जैसा बना लिया और माउंटेन गेट में प्रवेश किया। जब वो सेक्ट में लौटा, तो उसने देखा कि लोगों की नज़रें पहले से बिल्कुल अलग थीं।
इन कुछ दिनों में उसके स्पिरिट मेडिसिन हॉल के डेप्यूटी हॉल मास्टर बनने की खबर फैल चुकी थी, साथ ही उसकी अद्भुत मेडिकल स्किल्स भी, जिनसे वह लोगों की कल्टिवेशन बढ़ा सकता था। अब बाकी डिसाइपल्स की नज़र में वो कोई बेकार व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक अलग ही स्तर का इंसान था। कम ताकत और ऊंचे पद का यह अजीब संयोजन उसे सेक्ट के सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों से भी अलग बनाता था। इसी वजह से लोग उसे ईर्ष्या, जलन और कॉम्प्लेक्स भावनाओं से देख रहे थे। दूसरों की परवाह किए बिना आरव सीधे रेड पीक की ओर पलक से मिलने चला गया। आधिकारिक रूप से यह सेक्ट द्वारा दिया गया मिशन था, इसलिए लौटते ही उसे ग्रैंड एल्डर को रिपोर्ट करनी थी। व्यक्तिगत रूप से भी इतने अनुभव के बाद अगर पलक उसकी मदद कर सके तो वह बदला ले सकता था। अब वह स्पिरिट मेडिसिन हॉल का मास्टर था, इसलिए उसे कोई रोकने वाला नहीं था। जैस्मिन के मार्गदर्शन में वह ग्रैंड एल्डर के हॉल तक पहुंच गया। पलक ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। अच्छा है, तुम जल्दी लौट आए। तुमने सफलतापूर्वक किंग सीओ का इलाज किया, इसलिए तुम्हें डेप्यूटी हॉल मास्टर बनाना सही फैसला था। आरव एक पल के लिए चौंक गया, उसने अभी कुछ कहा भी नहीं था। एल्डर, आपको सब पता है। पलक ने सिर हिलाया। आइस डोम एम्पायर ने विशेष दूत भेजा है धन्यवाद देने के लिए, और तुम्हारी मेडिकल स्किल्स की भी बहुत प्रशंसा की है। आरव ने मन में सोचा, आलोक सच में बहुत चालाक शासक है। लेकिन ये सब जरूरी नहीं था। एल्डर, क्या आपको पता है कि हमारे सेक्ट में कोई गद्दार है? पलक ने फिर सिर हिलाया। जय और राकेश ने भी यही कहा है। आरव नाराज हो गया। जब आपको सब पता है, तो आपने मुझे बचाने के लिए और लोग क्यों नहीं भेजे? मैं लगभग मर ही गया था। पलक मुस्कुराई। क्या मैंने तुम्हें 100 माइल एस्केप टैलिस्मन्स नहीं दिए थे? और मैंने तुम्हारा चेहरा भी देखा है। तुम भाग्यशाली हो, जहां जाओगे मदद मिलेगी। फेस रीडिंग। आरव अंदर ही अंदर परेशान हो गया। अगर इतना सही होता तो मैं फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में इतनी बुरी हालत में नहीं होता। लेकिन वह ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। एल्डर, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। पलक ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, ये काम उन्हीं दो लोगों का है। लेकिन वे सेक्ट के एल्डर्स हैं, ग्रेट इमॉर्टल स्तर के शक्तिशाली लोग, बिना सबूत के कुछ करना मुश्किल है। आरव चुप हो गया। वह समझ गया, बिना सबूत के कुछ करना संभव नहीं था। तभी पलक ने हाथ उठाकर बात खत्म कर दी। अभी के लिए यहीं रहने दो। जैस्मिन तुम्हें वापस ले जाएगी, और 9th पीक पर अब से बहुत सावधान रहना। आरव को कुछ गड़बड़ लगा। एल्डर, क्या हुआ? पलक बोली, थोड़ा बदलाव हुआ है, वहां पहुंचकर खुद जान जाओगे। पलक को बोलने से इनकार करते देख आरव मुड़कर मैं हॉल से बाहर निकल गया, जहां जैस्मिन पहले से उसका इंतजार कर रही थी। यंग मास्टर आरव, मैं आपको वापस ले चलती हूँ, सूरतमो ने मीठी मुस्कान के साथ कहा और अपनी आकर्षक चाल के साथ आगे बढ़ी। आरव उसके पीछे पीछे चलते हुए गहरी सांस लेकर बोला, मिस जैस्मिन, इन दिनों आपकी खुशबू और भी अच्छी होती जा रही है। बहुत बातूनी हो तुम। जैस्मिन ने उसे एक प्यारी नज़र से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। आरव हंसते हुए बोला, मिस जैस्मिन, क्या हमारे 9th पीक में कुछ गड़बड़ है? हाँ। जैस्मिन ने सिर हिलाया, इन कुछ दिनों में हालात अच्छे नहीं हैं। आरव थोड़ा चौंका, आखिर हुआ क्या है? जैस्मिन ने बताना शुरू किया। परसों से, जब भी 9th पीक का कोई डिसाइपल माउंटेन से नीचे जाता है, उस पर हमला हो जाता है। इन कुछ दिनों में सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं, और अब सभी डर में जी रहे हैं। बाद में प्रीतम ने सीधा आदेश दे दिया कि कोई भी डिसाइपल बाहर नहीं जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। आरव की आंखों में गुस्सा चमक उठा। चाहे कुछ भी हो, अब वह 9th पीक का हिस्सा था और प्रीतम ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। ये सब किसने किया? जैस्मिन बोली, अभी तक पता नहीं चल पाया। हमलावर अपनी पहचान छुपाते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल है। लेकिन लड़ाई के बाद वे खुद को 3rd पीक और 5th पीक के डिसाइपल बताते हैं। आरव बोला, ये फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट है, क्या एनफोर्समेंट हॉल कुछ नहीं करता? करता है, जैस्मिन ने कहा, लेकिन हमलावर बहुत चालाक हैं। जैसे ही एनफोर्समेंट हॉल के लोग आते हैं, वे पहले ही भाग जाते हैं। बाद में एनफोर्समेंट हॉल ने 3rd पीक और 5th पीक के पीक मास्टर्स से बात की, लेकिन ग्रेस और वनराज ने सब कुछ नकार दिया। वे दोनों बूढ़े लोमड़ी ही हैं। आरव का चेहरा ठंडा पड़ गया। वे साफ साफ ये बता रहे थे कि यही उनका काम है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। जैस्मिन ने कहा, असल में ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है।
आरव चौंका, मेरी वजह से? जैस्मिन बोली, तुम्हारे आने के बाद से थर्ड पीक और फिफ्थ पीक की बार बार बेइज्जती हुई है। एंशिएंट मेडिसिन क्लिनिक की घटना में भी पहले दोगुनी फीस ली गई, फिर इलाज से मना कर दिया गया, इससे वे और भी शर्मिंदा हो गए। शायद इसी गुस्से में उन्होंने ये तरीका अपनाया। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। आरव ने सोचा, ये बात सच थी। लेकिन नाइन्थ पीक के लोग जवाब क्यों नहीं देते? जैस्मिन बोली, देते हैं, लेकिन उनकी ताकत कम है। पहले ही नाइन्थ पीक सबसे कमजोर था, और अब थर्ड पीक और फिफ्थ पीक मिलकर हमला कर रहे हैं। अगर नाइन्थ पीक के लोग बाहर जाते हैं, तो सामने वालों की संख्या और ताकत दोनों ज्यादा होती है। कल ही चीफ डिसाइपल बबीटा बदला लेने गई थी, लेकिन उसे भी बुरी तरह पीटा गया। अभी वो एंशिएंट मेडिसिन क्लिनिक में इलाज करा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? आरव बोला, ग्रैंड एल्डर और सेक्ट मास्टर कुछ नहीं करेंगे? जैस्मिन बोली, डिसाइपल्स के झगड़ों में ऊपर वाले सीधे दखल नहीं देते, और सामने वाले भी सावधानी रखते हैं। वे किसी को मारते नहीं, बस अपमानित करते हैं। आरव का चेहरा और ठंडा हो गया। वे नाइन्थ पीक को अपमानित करने के लायक नहीं हैं। अब उसे समझ आया कि पलक ने जैस्मिन को उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए क्यों भेजा। जैस्मिन ने चिंता से कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे पता है। आरव ने कदम तेज कर दिए। जल्द ही वे एंशिएंट मेडिसिन क्लिनिक पहुंच गए। आंगन में 4 बेहद सुंदर महिलाएं थीं। हेजल, पायल और जीनत भी वहां थीं। सबसे बुरी हालत बबीता की थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, और वह दर्द से कराह रही थी। जूनियर आरव, तुम आ गए। पायल मुस्कुराई, जबकि हेजल चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में भी खुशी थी। बबीता अचानक चिल्लाई, बिग ब्रदर, तुम आ गए, जल्दी मुझे बचाओ। वह लंगड़ाते हुए आरव के पास आई और बोली, कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। सब लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा था वह इलाज के लिए आए है, लेकिन उसे खाने की पड़ी थी। आरव भी हैरान रह गया। इतनी मार खाने के बाद भी इसे खाने की चिंता है। उसने उसे एक ब्रेस्ट चिकन लेग दिया। तुम्हें किसने मारा? बबीता ने कुछ नहीं कहा और खाने में लग गई। आरव ने बेबसी से हेजल और पायल की ओर देखा। तुम लोग इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? पायल बोली, हम करना चाहते हैं, लेकिन वे लोग सामने आते ही नहीं। हेजल चुप रही, लेकिन वही बात थी। आरव ने जीनत से पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे बाहर जाने से मना किया गया है। वह नाइन्थ पीक की प्रतिभाशाली डिसाइपल थी, इसलिए उसकी सुरक्षा जरूरी थी। ठीक है, तुम नाइन्थ पीक जाओ और सभी घायल लोगों को यहाँ लाओ, मैं उनका इलाज करूंगा। ठीक है। जीनत चली गई, और हेजल व पायल भी उसके साथ बाहर निकल गईं। आरव ने बबीता की ओर देखा। वह चिकन लेग खत्म करके भी संतुष्ट नहीं थी। अंदर आओ, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। वो उसे कमरे में ले गया और पूछा, कहाँ चोट लगी है? यहाँ, यहाँ और यहाँ। बबीता ने इधर उधर इशारा किया, फिर थोड़ी देर झिझककर अपने नितंब की ओर भी इशारा किया। आरव ने उसकी ओर देखा और हंसी रोक नहीं पाया। अब समझ आया कि यह छोटी लड़की लंगड़ाकर क्यों चल रही थी। उसके पूरे शरीर की चोटों में सबसे गंभीर चोट उसके नितंब पर थी। बबीता गुस्से से बोली, वे दोनों कमीने अगर मेरे हाथ लग गए, तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, उनका भी पिछवाड़ा फाड़ दूंगी। आरव मुस्कुराया, बदला बाद में लेना, पहले तुम्हारा इलाज कर दूं। ये बस हल्की चोटें हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वास्तव में बबीता की चोट गंभीर नहीं थी। आरव ने उसे एक हीलिंग पिल दी, और रिजुविनेशन पिल तक इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। फिर उसने एक शीशी निकाली। यह नई बनाई गई इमॉर्टल जेड ऑइंटमेंट थी, जो इमॉर्टल्स की बाहरी चोटों के लिए बेहद प्रभावी थी। उसने लड़की के हाथ पर मरहम लगाया, तो वह तुरंत बोली, वाह, ये तो ठंडा ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है। असल में यह मरहम काफी असरदार था। लगाते ही घाव जल्दी भरने लगा, पपड़ी बनकर हट गया, और त्वचा पहले जैसी हो गई, बिना किसी निशान के। जब आरव बाकी चोटों का इलाज कर चुका, तो नितंब वाली चोट पर आते ही थोड़ा असहज हो गया। ये लो, इसे खुद लगा लो, और अच्छे से लगाना। उसने मरहम बबीता को दे दिया, फिर एक दर्पण निकालकर उसके सामने रख दिया और खुद मुड़ गया। अरे, ये चीज तो कमाल की है, इसमें तो खुद को साफ साफ देख सकते हैं। लड़की ऐसे खुश हुई जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। उसने दर्पण को छुआ, उसके चारों तरफ घूमी, फिर मरहम लेकर लगाने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोली, बिग ब्रदर, ये जो मैं लगा रही हूँ, ये असर क्यों नहीं कर रहा? आपके जैसा नहीं लग रहा।
आरव चौंका, ऐसा कैसे हो सकता है? वह मुड़ा और दर्पण में जो दिखा उसे देखकर एक पल को ठहर गया। इस लड़की का फिगर तो, अगले ही पल वो हंस पड़ा। मरहम तो पूरा दर्पण पर ही लगा दिया था, तो असर कैसे होता? बिग ब्रदर, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? आरव ने हाथ बढ़ाया, दर्पण उड़कर आया और हल्के से लड़की के नितंब पर टिक गया। अब कैसा लग रहा है? हाँ, अब सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लड़की के चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। ठीक है, हो गया। इलाज पूरा करने के बाद आरव ने दर्पण वापस रख लिया। बबीता ने कपड़े ठीक किए और बोली, आरव, आपका मरहम बहुत अच्छा है, अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया, बिग ब्रदर, आपने मुझे डिवाइन सेंस इस्तेमाल करने क्यों नहीं दिया? आरव थोड़ा असहज हो गया। 2 साल की कल्टिवेशन के बाद भी वो अर्थ वाला सोच नहीं छोड़ पाया था। ये मरहम थोड़ा खास है, डिवाइन सेंस से इसका असर कम हो जाता है, तुम नहीं समझोगी। ओह, बबीता ने गंभीरता से सिर हिलाया, चिकित्सा का मार्ग सच में अद्भुत है। इतने में बाहर हलचल हुई। जीनत के नेतृत्व में 9th पीक के सैकड़ों डिसाइपल आंगन में आ गए। किसी का शरीर खून से लथपथ था, कोई लंगड़ा रहा था, कोई पीला पड़ चुका था, और कुछ तो दूसरों के सहारे आए थे। आरव ने ये देखा और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। कम समय में 9th पीक को काफी नुकसान हुआ था। रियांशी भी उनमें थी। उसने सम्मान से कहा, जूनियर आरव, कृपया हमारा इलाज कर दीजिए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आरव ने सबको 2 भागों में बांटा, बाएं बाहरी चोट वाले, दाएं अंदरूनी चोट वाले। अंदरूनी चोटों का इलाज वह खुद करने लगा, और बाहरी चोटों के लिए इमॉर्टल जेड ऑइंटमेंट बबीता को देकर उसे काम में लगा दिया। वो एक गंभीर घायल डिसाइपल का इलाज शुरू ही करने वाला था कि पीछे से बबीता की आवाज आए, सुनो सब लोग, इलाज के दौरान कोई भी डिवाइन सेंस इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं तो असर खराब हो जाएगा। कारण मत पूछो, ये चिकित्सा का तरीका है, तुम समझ नहीं पाओगे। आरव का हाथ कांप गया, उसकी सुई लगभग गलत जगह चली जाती। उधर 3rd पीक में प्रीतम गुस्से से मैं हॉल में खड़ा था। सामने ग्रेस और वनराज आराम से चाय पी रहे थे। ग्रेस मुस्कुराया, जूनियर ब्रदर जी, इतना गुस्सा क्यों? बैठो, चाय पीते हैं। प्रीतम का चेहरा काला पड़ गया, तुम लोग हद से आगे बढ़ गए हो। ग्रेस ने अनजान बनने का नाटक किया, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। प्रीतम गर्जा, नाटक मत करो, तुमने अपने डिसाइपल से 9th पीक पर हमला करवाया। ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं। ग्रेस बोला, मेरे 5th पीक के डिसाइपल तो साधना में लगे हैं। प्रीतम बोला, मुझे सब पता है, 3rd पीक और 5th पीक ने मिलकर किया है। ग्रेस हंसा, तो क्या हुआ? अगर किया भी तो? युवाओं के बीच झगड़े होते रहते हैं, हम जैसे ग्रेट इमॉर्टल को इसमें पढ़ने की क्या जरूरत? वनराज भी बोला, तुम्हारे डिसाइपल कमजोर हैं, इसलिए पिटे हैं। अगर हिम्मत है तो जवाब दो। प्रीतम गुस्से से कांप उठा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है, इंतजार करो। वह गुस्से में लौट गया। जब वह 9th पीक पहुंचा तो आरव के आंगन में सैकड़ों डिसाइपल दिखे, और सभी ठीक हो चुके थे। वो तुरंत अंदर आया, आरव, तुम कब लौटे? अभी कुछ देर पहले। आरव ने सुइयां रख दी। प्रीतम बोला, उन दोनों बुजुर्गों की हरकतें बहुत घटिया हैं। जीनत ने पूछा, क्या उन्होंने मानने से इनकार कर दिया? प्रीतम ने सारी बात बताई और गुस्से से बोला, वे बेहद बेशर्म हैं। आरव हल्का सा मुस्कुराया, अगर ऐसा है तो 9th पीक भी खेल खेलेगा। पीक मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, ये काम मुझे संभालने दीजिए। कुछ ही दिनों में वे खुद आपके पास आकर माफी मांगेंगे। ठीक है, यह मामला मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। प्रीतम ने थोड़ी देर सोचा और तुरंत फैसला कर लिया। भले ही आरव की कल्टिवेशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन चालाकी और रणनीति में वह बेहद सक्षम था, तभी तो इतने समय तक 5th पीक और 3rd पीक को दबाकर रख पाया। फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट और आइस डोम एम्पायर जैसी खतरनाक जगहों से सुरक्षित लौटना भी उसकी काबिलियत साबित करता था। उसने सभी डिसाइपल्स की ओर देखकर आदेश दिया कि अब से 9th पीक के सभी लोग आरव के निर्देश मानेंगे, चाहे वे किसी भी स्तर के हों, और जो इसका उल्लंघन करेगा उसे सजा मिलेगी। सबने तुरंत जी कहकर जवाब दिया। असल में प्रीतम का ये समर्थन देना जरूरी भी नहीं था, क्योंकि अब आरव पहले जैसा बेकार नहीं माना जाता था। उसकी हैसियत स्पिरिट मेडिसिन हॉल के डेप्यूटी हॉल मास्टर की थी और उसकी मेडिकल स्किल्स इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता।
प्रीतम के जाने के बाद सभी डिसाइपल्स ने उसे सम्मान से संबोधित किया, लेकिन आरव ने औपचारिकता से मना कर दिया। तब रियांशी ने सुझाव दिया कि सब उसे सीनियर ब्रदर कहें, जिससे सम्मान भी बना रहे और अपनापन भी रहे। सभी ने इसे स्वीकार किया और उसे सीनियर ब्रदर कहकर संबोधित किया, यहाँ तक कि बबीटा भी। आरव ने भी इसे मान लिया और कहा कि अब से यही संबोधन रहेगा। रियांशी ने उससे बदला लेने की बात कही तो आरव ने भरोसा दिलाया कि 9th पीक का अपमान जरूर वापस लिया जाएगा। उसने सबको आराम करने और तैयारी करने को कहा। तभी बबीटा ने उत्साह में बदले का समय पूछा, लेकिन आरव ने उसे इंतजार करने को कहा और जीनत को अपने साथ बुलाया। उसके पूछने पर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वह उसका चेकअप करेगा, जबकि असल में वह अपनी गोल्डन इमॉर्टल स्तर की शक्ति से डुअल कल्टिवेशन के जरिए उसकी मदद करने वाला था, जो उसकी योजना का पहला कदम था। उधर 3rd पीक में माहौल बदल चुका था। ग्रेस और वनराज अब पहले जैसे निश्चिंत नहीं थे, क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी थी कि आरव सुरक्षित लौट आया है। वनराज गुस्से में था कि इतने ग्रेट इमॉर्टल भी उसे नहीं मार पाए, जबकि ग्रेस ने कहा कि मामला जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तभी उधम का संदेश आया, जिसमें बताया गया कि आरव के साथ एक बेहद शक्तिशाली लड़की थी जिसने अकेले 4 ग्रेट इमॉर्टल का सामना किया। हालांकि उधम ने उसे घायल किया, लेकिन खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया और अभी अभी होश में आया है। ग्रेस ने ठंडे स्वर में कहा कि आरव बहुत किस्मत वाला है और हर जगह उसे बचाने वाली कोई न कोई मिल जाती है। वनराज ने फिर से हमला करने की बात की, लेकिन ग्रेस ने मना कर दिया और कहा कि सेक्ट मास्टर को सब पता हो सकता है, इसलिए अभी कदम उठाना खतरे से खाली नहीं। उसने सलाह दी कि धैर्य रखा जाए और सही मौके का इंतजार किया जाए, क्योंकि आरव हमेशा सेक्ट में नहीं रहेगा। उधम को भी अभी बाहर ही रहने और ठीक होने को कहा गया। अंत में ग्रेस ने आदेश दिया कि नीचे के लोग 9th पीक पर दबाव बनाए रखें, ताकि भले आरव को अभी न मार सकें, लेकिन 9th पीक को अपमानित करके अपना गुस्सा निकाल सकें। एंशंट मेडिसिन क्लिनिक में बबीटा दोनों हाथों से अपना पेट पकड़े इधर उधर टहल रही थी। वह बार बार बड़बड़ा रही थी, बिग ब्रदर क्या कर रहे हैं? सिर्फ चेकअप ही तो है, इतना समय क्यों लग रहा है? बाकी मरीजों को तो वह इतना समय नहीं देते, मेरा पेट तो भूख से गुड़गुड़ा रहा है। वहीं हेजल एकदम शांत खड़ी थी, जैसे बर्फ से बनी मूर्ति हो। चेहरे पर कोई भाव नहीं था और कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रही है। पायल कुर्सी पर बैठी थी, उसके पैर जमीन पर गोल गोल घूम रहे थे, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है, और यही बात उसे और ज्यादा उलझन और जिज्ञासा में डाल रही थी। अभी आया और तुरंत एक औरत को कमरे में ले जाकर वही काम करने लगा। पूरा लंपट है, लेकिन अगर लंपट है तो फिर इन तीनों के सामने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता? हेजल की खूबसूरती पर उसे कभी शक नहीं था। बबीता में भी अपनी अलग आकर्षण था, और खुद पायल को अपने रूप और आकर्षण पर पूरा भरोसा था। वह मानती थी कि कोई भी आदमी उसके आकर्षण से बच नहीं सकता, लेकिन आरव ने उसकी इस सोच को तोड़ दिया था। उसने कभी उनमें खास इंटरेस्ट नहीं दिखाई। आखिर वह कैसा आदमी है, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। तभी दरवाजा खुला और आरव बाहर आया। उसके पीछे जीनत थी। पहले ठंडी स्वभाव वाली यह महिला अब एक शर्मीली नई दुल्हन जैसी लग रही थी। चेहरा लाल था और एक अलग ही आकर्षण बिखेर रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उसकी हालत नहीं, बल्कि उसका ऑरा था, जो पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था और साफ तौर पर ट्रू इमॉर्टल के पीक पर पहुंच चुका था। ये देखकर तीनों दंग रह गईं। जीनत पहले ट्रू इमॉर्टल के शुरुआती स्तर पर थी और सिर्फ 2 घंटे में वह पीक तक पहुंच गई, 3 स्तर की छलांग। अगर यह बात बाहर फैलती तो सब हैरान रह जाते। दरअसल आरव ने जानबूझकर अपनी शक्ति दबा रखी थी, नहीं तो वह तुरंत ब्रेक थ्रू करके अगली अवस्था में पहुंच जाती। आरव ने उनकी ओर देखकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? पायल तुरंत आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़कर बोली, सीनियर ब्रदर, मेरा भी चेकअप कर दीजिए, 3 लेवल नहीं तो एक ही सही। उसकी आंखों में प्यारी चमक थी। बबीटा भी दूसरे हाथ से चिपक गई, मुझे भी चाहिए। हेजल चुप रही, लेकिन उसकी नज़रें बता रही थी कि वह भी यही चाहती है। कोई भी इमॉर्टल अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ता, और आरव के प्रति उनके मन में एक अजीब सा अपनापन भी था। आरव ने उन्हें रोका, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। फिर उसने बबीटा से पूछा कि हमला कैसे हुआ था। बबीटा ने बताया कि 3rd पीक का सबसे ताकतवर डिसाइपल सचिन और 5th पीक का पूरव मिलकर 9th पीक के बाहर नजर रखते हैं। जैसे ही कोई डिसाइपल बाहर निकलता है, वे उसकी कल्टिवेशन पहचान लेते हैं और उसी हिसाब से लोगों को भेजते हैं।
अगर कोई अर्ली ट्रू इमॉर्टल है तो उसके खिलाफ मिड स्टेज के 2 लोग भेजते हैं ताकि जीत पक्की हो। जब आरव ने पूछा कि उसे किसने हराया, तो उसने गुस्से से कहा कि वही दोनों सचिन और पूरव मिलकर उस पर टूट पड़े थे। दोनों ग्रेट इमॉर्टल के शुरुआती स्तर पर थे और वह अकेले एक से ही मुश्किल से लड़ सकती थी, 2 के सामने तो कोई मौका नहीं था। आरव ने स्थिति समझ ली, 9th पीक पहले से ही कमजोर था, इसलिए ये हाल हो रहा था। उसने जीनत से कहा कि वह अपनी कल्टिवेशन स्थिर करे और खुद अल्केमी फर्नेस निकालकर दवा बनाने लगा। थोड़ी देर में एक अजीब सी खुशबू फैली और उसके हाथ में सफ़ेद पाउडर की शीशी आ गई। बबीता ने सूंघकर पूछा, यह क्या है, खाने वाली चीज़ है? आरव मुस्कुराया, हाँ, तुम लोग इसे पहले खा चुके हो। तीनों तुरंत समझ गईं, यह इमॉर्टल लॉकिंग पाउडर था, लेकिन इस बार और भी शक्तिशाली, जिसका असर 3 महीने तक रह सकता था। बबीता ने पूछा, हम तो खा चुके, फिर इसे क्यों बना रहे हो? आरव हंसा, तुमने खाया है, लेकिन 3rd पीक और 5th पीक वालों ने नहीं खाया। पायल बोली, वे तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर वे खुद नहीं खाएंगे तो हम उन्हें खिला देंगे। इस समय जीनत ने भी अपनी साधना पूरी कर ली थी और उसकी कल्टिवेशन पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। साथ ही आरव द्वारा सिखाई गई कंसीलमेंट टेक्निक का उपयोग करके उसने अपनी शक्ति को छिपाकर फिर से ट्रू इमॉर्टल के शुरुआती स्तर जैसा दिखाना शुरू कर दिया, जिससे वह पहले जैसी ही लग रही थी। आरव ने कहा, तुम लोग यहीं इंतजार करो, मैं और जीवू थोड़ी देर में आते हैं। इतना कहकर वह जीनत को लेकर बाहर निकल गया। पायल ने पीछे से पूछा, क्या ये ठीक रहेगा, या मैं भी साथ चलूं? आरव ने हाथ हिलाते हुए कहा, जरूरत नहीं, तुम लोग आओगे तो मजा नहीं आएगा। 9th पीक के बाहर एक छोटी माउंटेन पर 2 युवक बैठे शराब पी रहे थे। एक दुबला पतला था, सचिन, 3rd पीक का मुख्य डिसाइपल, और दूसरा सुंदर दिखने वाला, पूरव, 5th पीक का मुख्य डिसाइपल। सचिन ने एक ही घूंट में शराब खत्म की और 9th पीक की ओर देखकर ठंडी हंसी हंसा, सब काया हो गए हैं, अब कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं करता। पूरव भी हंसा, जब बबीता जैसी लड़की को भी हमने हरा दिया तो बाकी कौन बाहर निकलेगा? तभी उसकी नज़र 2 लोगों पर पड़ी। आरव और जीनत बाहर आ रहे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई, लगता है कोई मरने से नहीं डरता। सचिन ने उन्हें पहचान कर कहा, ओह, ये वही 8 स्टार टैलेंट वाली जीनत है, और साथ में वो बेकार आदमी। पूरव बोला, सुना है वह स्पिरिट मेडिसिन हॉल का डेप्यूटी हॉल मास्टर बन गया है। सचिन ने तिरस्कार से कहा, तो क्या हुआ, वह 9th पीक का ही डिसाइपल है, जब तक हमारे खिलाफ सबूत नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि 4 मिड स्टेज ट्रू इमॉर्टल भेजना काफ़ी रहेगा, और हंस पड़े। उधर आरव और जीनत ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। जब वे एक सुनसान जगह पहुंचे तो अचानक 4 काले कपड़े पहने लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक लंबा आदमी था जिसकी आंखें त्रिकोण जैसी थीं और बेहद खतरनाक लग रही थीं। उसने कहा, रुको, अपने स्टोरेज रिंग्स दे दो, नहीं तो बुरा होगा। आरव हंस पड़ा, अच्छा है, जल्दी आ गए तुम लोग। चारों हैरान रह गए। जैसे ही त्रिकोण आंखों वाला आदमी हमला करने वाला था, जीनत का सफ़ेद मुक्का उसके चेहरे पर जा लगा। वह खून उगलते हुए दूर जा गिरा। बाकी तीनों भी समझ नहीं पाए और पल भर में जीनत ने सबको पीट कर गिरा दिया। अब उसकी ताकत ट्रू इमॉर्टल के पीक पर थी, इसलिए चारों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। कुछ ही क्षणों में चारों बुरी तरह पिट चुके थे। उनकी कल्टिवेशन सील कर दी गई थी और उन्हें आरव के सामने पटक दिया गया। आरव मुस्कुराया, देखा, बात नहीं मानी, अब भुगतो। उसने उनके स्टोरेज रिंग्स ले लिए। चारों के चेहरे पर डर और हैरानी थी। पहले वे हमेशा दूसरों को डराते थे, आज खुद इस हालत में थे। त्रिकोण आंखों वाला आदमी गुस्से में बोला, अगर जान प्यारी है तो वापस कर दे, नहीं तो 3rd पीक तुझे नहीं छोड़ेगा। आरव हंसा, इतनी चिंता मत करो, मैं मुफ्त में नहीं ले रहा, बदले में कुछ दे रहा हूँ। उसने उसका मुंह पकड़कर उसमें सफ़ेद पाउडर डाल दिया। यह एनहांस्ड इमॉर्टल लॉकिंग पाउडर था। पाउडर मुंह में जाते ही घुल गया और पेट में उतर गया। तुरंत उसकी शक्ति गायब हो गई और वह साधारण इंसान जैसा महसूस करने लगा। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, तूने मुझे क्या खिला दिया? आरव ने हंसते हुए कहा, बहुत महंगी चीज़ है, फ़ायदा ही हुआ तुम्हारा। फिर उसने बाकी तीनों को भी वही दवा खिला दी। चारों घबरा गए, कोई धमकी दे रहा था, कोई भीख मांग रहा था, कोई रो रहा था, मेरी कल्टिवेशन वापस कर दे। आरव ने उन्हें लात मारकर दूर फेंक दिया, बहुत शोर मचा रहे हो। इसके बाद वह जीनत का हाथ पकड़कर आराम से आगे बढ़ गया।
सचिन और पूरव अपने सामने खड़े चारों बदहाल लोगों को देखकर बेहद गुस्से में थे। उन्होंने सोचा था कि 4 मिड स्टेज ट्रू इमॉर्टल भेजने से सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे लोग न सिर्फ पिटे बल्कि दवा खिलाकर पूरी तरह बेकार भी बना दिए गए। पूरव का चेहरा डरावना हो गया। तुम लोग सच में निकम्मे हो। त्रिकोण आंखों वाला आदमी सिर झुकाकर बोला, सीनियर ब्रदर, इसमें हमारी गलती नहीं है। जीनत कम से कम लेट स्टेज ट्रू इमॉर्टल है, शायद पीक पर भी। ये सुनकर दोनों चौंक गए। जीनत ने अभी अभी इमॉर्टल रेल्म में कदम रखा था और इतने कम समय में इतना बढ़ना असंभव लगता था। लेकिन चारों ने एक साथ कंफर्म की कि उसकी ताकत सच में बेहद भयानक थी। पूरव के चेहरे पर ठंडी हंसी आई, चाहे पीक ट्रू इमॉर्टल ही क्यों ना हो, हमारे सामने कुछ नहीं है। उसने तुरंत लोधी और महेश को बुलाया। दोनों गोल्डन इमॉर्टल पीक स्तर के एक्सपर्ट थे और आदेश दिया कि जाकर आरव और जीनत को सबक सिखाएं और एंटीडोट वापस लाएं। दोनों ने आत्मविश्वास से हामी भरी और तुरंत वहां से गायब होकर कुछ ही पल में आरव के सामने पहुंच गए। लोधी घमंड से बोला, जल्दी से एंटीडोट दे दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसके सिर पर जोरदार वार हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। साथ ही महेश भी बिना कुछ समझे जमीन पर गिर गया। ये सब आरव की 1 ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस तकनीक से हुआ था, जिससे छिपे हुए क्लोन ने पीछे से हमला किया। जीनत ये सब देखकर हैरान नहीं हुई, क्योंकि वह पहले ही इस तकनीक से परिचित थी। आरव ने हंसते हुए कहा, इतनी सी ताकत लेकर अकड़ दिखाते हो। फिर उसने दोनों के स्टोरेज रिंग्स ले लिए, इमॉर्टल लॉकिंग पाउडर उनके मुंह में डाल दिया और उन्हें लात मारकर दूर फेंक दिया। होश में आते ही दोनों ने महसूस किया कि उनकी कल्टिवेशन खत्म हो चुकी है और डर के मारे तुरंत भाग गए। जब लोधी और महेश वापस लौटे तो उनकी हालत देखकर सचिन और पूरव का चेहरा और भी काला पड़ गया। हर बार उन्हें यकीन होता था कि इस बार जीत पक्की है, लेकिन हर बार हार ही मिली। सचिन गुस्से में बोला, 2 गोल्डन इमॉर्टल भी एक ट्रू इमॉर्टल को नहीं संभाल पाए। लोधी ने घबराकर बताया कि वे हमला करने से पहले ही पीछे से बेहोश कर दिए गए थे और वहां कोई और भी छिपा हुआ था। लेकिन पूरव ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी निगरानी में 9th पीक से सिर्फ 2 लोग ही निकले थे। दोनों बेबस होकर गिड़गिड़ाने लगे, सीनियर ब्रदर, हमारी कल्टिवेशन चली गई है, कुछ कीजिए। पूरव ने गुस्से में उन्हें भगा दिया और फिर लोकी और रवि को बुलाया। दोनों शैन इमॉर्टल पीक के डायरेक्ट डिसाइपल्स थे और बेहद ताकतवर। उसने उन्हें सावधानी से काम करने को कहा। रवि ने आत्मविश्वास से कहा, बबीता के अलावा 9th पीक में कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। दोनों घमंड से भरे हुए थे और तुरंत निकल पड़े। उधर पूरव को अब भी गुस्सा था, लेकिन उसे यकीन था कि इस बार कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि शैन इमॉर्टल और ट्रू इमॉर्टल के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। लोधी और बाकी लोग वहीं खड़े दूर देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि इस बार एंटीडोट मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में दूर से 2 लड़खड़ाती हुई परछाइयां दिखाई दी, कपड़े फटे हुए, चेहरा सूजा हुआ। वे लोकी और रवि थे, जो अभी कुछ देर पहले पूरे घमंड में गए थे। ये क्या हो रहा है? तुम लोगों की ये हालत कैसे हो गई? पूरव की आंखें फैल गईं, मानो बाहर निकल आएंगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि 2 पीक शैन इमॉर्टल भेजने के बाद भी ऐसा हाल हो जाएगा। रवि ने निराश स्वर में कहा, सीनियर ब्रदर, हमें घात लगाकर मारा गया। वे दोनों बहुत सावधानी से पहुंचे थे। डिवाइन सेंस से चारों तरफ जांच भी की थी और वहां आरव और जीनत के अलावा कोई नहीं था। जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तभी अचानक पीछे से 2 काले साए प्रकट हुए और डंडे से मारकर उन्हें बेहोश कर दिया। असल में आरव की फिजिकल स्ट्रेंथ अब पीक शैन इमॉर्टल के बराबर हो चुकी थी। ऊपर से उसकी 1 ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस तकनीक, पीछे से हमला पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद वही पुराना तरीका, उनके स्टोरेज रिंग्स छीन लिए गए, इमॉर्टल लॉकिंग पाउडर मुंह में ठूंस दिया गया, फिर मारपीट करके होश में लाया गया और दूर फेंक दिया गया। धत तेरे की, आखिर हो क्या रहा है? पूरव का चेहरा और भी काला पड़ गया। सचिन ने दांत भींचकर कहा, ब्रदर, अब हमें खुद जाना पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि वह वर्ल्ड उलट सकता है। ठीक है, चलो। अब वे अपनी हैसियत की परवाह नहीं कर सकते थे और सीधे निकल पड़े। लेकिन जब वे उस जगह पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। आरव पहले ही जीनत को लेकर वापस जा चुका था। वापस आते हुए जीनत ने उत्साहित होकर पूछा, आरव, हम ऐसे ही वापस जा रहे हैं, थोड़ा रुककर और लोगों को क्यों नहीं पकड़ते?
अब उसे यह आसान लूट वाला काम मज़ेदार लगने लगा था। आरव मुस्कुराया, पहले वापस चलते हैं, अगली बार बड़े लोग आएंगे, ग्रेट इमॉर्टल, इस बार बबीटा को बदला लेने देंगे। दोनों जल्दी से एंशंट मेडिसिन क्लिनिक लौट आए। अंदर पहुंचकर आरव ने हाथ घुमाया और जीनत के सिर के ऊपर से 3 स्लिवर की सुइयां निकाल लीं, जो उसकी कल्टिवेशन को दबाकर रख रही थीं। जैसे ही सुइयां निकलीं, उसका ऑरा अचानक बढ़ गया और पल भर में वह गोल्डन इमॉर्टल के शुरुआती स्तर पर पहुंच गई। उसी समय आसमान में बादल घिर गए, बिजली चमकने लगी, ट्रिब्यूलेशन आने वाली थी। आरव बोला, ठीक है, जाओ ट्रिब्यूलेशन पूरा करो। जीनत तुरंत उड़कर बाहर असेंशन प्लेटफॉर्म की ओर चली गई। आरव पहले ही उसे 2 मीटियोराइट गॉड दे चुका था, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। कुछ ही देर में पूरा फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट हिल गया। अभी कुछ दिन पहले ही उसने ट्रू इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन पार किया था, और अब फिर से ट्रिब्यूलेशन। ऐसी कल्टिवेशन स्पीड किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बबीता को बुलाया, चलो बदला लेने चलते हैं। ठीक है। बबीता उत्साह से भर गई। पायल ने कहा, हम भी चलें? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, तुम लोग आओगे तो मज़ा नहीं आएगा। असल में अगर हेजल और पायल साथ होती तो सामने वाले डरकर बाहर ही नहीं आते। दोनों बाहर निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद बबीता का जोश थोड़ा कम हुआ। बिग ब्रदर, क्या सिर्फ हम 2 ही जा रहे हैं? उसे लगा था कि बाकी लोग भी साथ होंगे। आरव हंसा, डर गई क्या? नहीं, उसने मुट्ठी भींची, फिर धीरे से बोली, लेकिन मैं एक को ही संभाल सकती हूँ, दोनों को नहीं, और मैं आपको भी नहीं बचा पाऊंगी। आरव ने कहा, चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। आज वे दोनों ठीक हालत में नहीं हैं, तुम दोनों को हरा सकती हो। बबीता ने हैरानी से उसे देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। सच में? हाँ, मुझ पर भरोसा करो। आखिर उसने सिर हिलाया, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। थोड़ी दूर जाते ही अचानक 2 परछाइयां सामने आ गईं, पूरव और सचिन। पूरव हंसा, बबीता, तुम्हारी चोट इतनी जल्दी ठीक हो गई? सचिन ने आरव की ओर देखकर कहा, और तुम, बेकार आदमी, जल्दी वापस आ गए। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस बबीता के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मौका आ गया, बदला लो। अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। बबीता ने दांत भींचे और सचिन पर मुक्का मारा। सचिन मुस्कुराया, तुम अभी भी मुझसे कमजोर हो, लेकिन जैसे ही उसने जवाबी हमला करना चाहा, अचानक उसे चक्कर आया, उसकी चाल धीमी हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर बबीता ने उसके सीने पर जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! सचिन हवा में उड़ गया, उसका सीना धंस गया, गंभीर रूप से घायल। बबीता खुद हैरान रह गई, ये मैंने किया? उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह उससे कमजोर थी, फिर एक ही वार में कैसे हरा दिया? तभी आरव की आवाज आई, क्या देख रही हो, दूसरे को भी मारो। असल में आरव ने सीक्रेटली डिवाइन सेंस ब्लेड का इस्तेमाल किया था, बस थोड़ी सी रुकावट ही काफ़ी थी। ओह! अब बबीता पूरी तरह उत्साहित हो गई और पूरव के पेट पर जोरदार लात मारी। सामान्य तौर पर देखा जाए तो बबीता की ताकत पूरव से थोड़ी कम थी, इसलिए उसने पूरी ताकत से बिना किसी झिझक के लात मारी। उसने तो ये भी नहीं सोचा था कि यह वार सफल होगा। वह तो पहले से अगली चाल के बारे में सोच रही थी कि अगर हमला नाकाम रहा तो कैसे बचाव करेगी और रणनीति कैसे बदलेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी लात सीधे पूरव पर लगी और वह दर्जनों मीटर दूर जा गिरा, हवा में ही खून उगलते हुए। बबीता खुद स्तब्ध रह गई। उसने अपने हाथ को देखा, फिर अपने पैर को, उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो गया। वह इन दोनों की ताकत अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि बस एक दिन पहले ही वह उनके हाथों बुरी तरह पिटी थी। फिर आज अचानक वे इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या सच में आरव सही कह रहा था कि आज उनकी हालत ठीक नहीं है और वह अकेले दोनों को हरा सकती है? भले ही उसे कारण समझ नहीं आया, लेकिन सामने की सच्चाई यही थी। ये सोचकर वह अचानक बेहद उत्साहित हो गई, मानो उसमें नई जान आ गई हो। बदला लेने का मौका सच में आ गया था। उधर पूरव और सचिन जमीन से उठे, मुंह से खून पोंछा और दोनों के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। सामान्य स्थिति में वे कभी इतनी बुरी तरह नहीं हार सकते थे, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही उन्हें अजीब सा चक्कर आया था। पूरव ने गुस्से में चिल्लाया, एक साथ हमला करो, और दोनों अलग अलग दिशाओं से बबीता पर टूट पड़े। अब बबीता पहले जैसी डरपोक नहीं रही थी। लगातार मिल रही जीत ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। उसने भी जोर से चिल्लाकर हमला किया। तीनों ग्रेट इमॉर्टल आपस में भिड़ गए, लेकिन अगले ही पल पूरव और सचिन फिर से उड़ते हुए दूर जा गिरे।
इस बार दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनके दिमाग में एक ही विचार आया, ये डिवाइन सेंस टेक्निक है। वे दोनों अनुभवी थे और समझ गए कि सामने वाला मानसिक आक्रमण कर रहा है। पहले उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि डिवाइन सेंस तकनीकें बहुत दुर्लभ होती हैं और वे बबीटा को पहले से जानते थे। उन्हें यकीन ही नहीं था कि उसके पास ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब सच्चाई सामने थी। अगर सामने वाला डिवाइन सेंस से हमला कर सकता है तो ये लड़ाई जीतना असंभव है। जहां तक आरव की बात थी, उन्होंने उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। उनकी नज़र में वह अभी भी एक बेकार आदमी था, इसलिए उन्होंने पूरा श्रेय बबीता को दे दिया। उधर बबीता को कुछ समझ नहीं आया। उसे बस इतना लगा कि आज ये दोनों बेहद कमज़ोर हैं। वह और ज़्यादा उत्साहित हो गई। भागो! पूरव और सचिन ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे उड़े, उनका संतुलन बिगड़ गया। उसी समय बबीता की उंगलियों का वार पीछे से आया और उनके एक्यूपॉइंट्स सील हो गए। दोनों जोर से जमीन पर गिर पड़े, धूल में लथपथ और बेहद शर्मनाक हालत में। बबीता जोर जोर से हंसते हुए उनके पास पहुंची। कल मुझे पीटकर अब भागोगे? इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। दोनों डर गए। पास मत आना। अगर हमें छुआ तो थर्ड पीक तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और फिफ्थ पीक भी। बबीता ने नाक सिकोड़कर कहा, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं नहीं डरती। वो उन्हें पीटने ही वाली थी कि आरव ने उसे रोक लिया। ये देखकर पूरव और सचिन ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि आरव डर गया। बबीता ने हैरानी से पूछा, बिग ब्रदर, आपने तो कहा था बदला लेंगे। आरव मुस्कुराया, बदला तो लेना है, लेकिन सही तरीके से। वह आगे बढ़ा और दोनों के स्टोरेज रिंग्स छीन लिए। तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो? दोनों गुस्से से चिल्लाए, लेकिन आरव ने उनकी ठुड्डी पकड़कर इमॉर्टल लॉकिंग पाउडर उनके मुंह में डाल दिया। इस बार वे सच में डर गए। उन्हें समझ आ गया कि यह आदमी जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आरव ने हाथ झाड़कर कहा, अब तुम्हारी बारी है। बबीता खुशी से उछल पड़ी। उसने पहले पूरव को घूंसे मारे, फिर सचिन को लात मारी। कल मुझे दो दो मिलकर मारते थे, अब देखो। वह हर गाली के साथ उन्हें थप्पड़ मारती रही, जब तक दोनों के चेहरे सूजकर बिगड़ नहीं गए। अब दोनों पूरी तरह हार मान चुके थे। जूनियर सिस्टर फू, बस करो। लेकिन बबीता नहीं रुकी। कल तुमने मेरे साथ क्या किया था, याद है? वो फिर मारने ही वाली थी कि आरव ने उसे फिर रोका। इस बार दोनों के दिल में डर बैठ गया। उन्हें अब समझ आ गया था कि असली खतरनाक इंसान यही है। आरव हल्के से मुस्कुराया, एक बात बताऊं, आदमी के शरीर में सबसे मजबूत हिस्सा उसका पिछला हिस्सा होता है। वहां मारने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बबीता ने पूछा, तो कहाँ मारूं? आरव की मुस्कान और गहरी हो गई, उल्टा कर दो। इतना सुनते ही दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन देर हो चुकी थी। बबीता ने बिना झिझक दो जोरदार लातें उनके निचले हिस्से पर मारीं। दोनों की दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। वे अपने शरीर को पकड़कर झुक गए, चेहरा पीला पड़ गया। इस समय वे आरव से नफरत से भर गए। वह दिखने में शांत था, लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक और चालाक। बबीता फिर मारने ही वाली थी कि आरव ने उसे रोक दिया। बस एक एक लात काफी है, ज्यादा हुआ तो समस्या हो जाएगी। आखिरकार, चाहे वह वनराज और ग्रेस से कितना भी नफरत करता हो, ये दोनों फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के कोर डिसाइपल थे। उन्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इतना कहकर आरव ने दोनों को एक एक लात मारी और उन्हें दूर उड़ा दिया। बिग ब्रदर, क्या अब वापस चलें? बदला लेने के बाद बबीता बेहद खुश थी। उसके चेहरे पर फूल जैसी खिली मुस्कान थी। आरव ने हाथ में पकड़े स्टोरेज रिंग्स को डिवाइन सेंस से देखा और मन ही मन मुस्कुराया। जैसा सोचा था, थर्ड पीक और फिफ्थ पीक के टॉप डिसाइपल्स सच में बहुत अमीर हैं। वो बोला, क्या बस इतना ही काफ़ी है? थोड़ा और नहीं लूटना चाहती? बबीता एक पल के लिए समझ नहीं पाई, क्या मतलब, अब किसे लूटेंगे? आरव ने हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहा, जिन्होंने हमारे नाइन्थ पीक को तंग किया था, अब उनकी बारी है। हम सबका हिसाब बराबर करेंगे। हाँ, बिल्कुल, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। छोटी लड़की उत्साह में चिल्लाई, लेकिन फिर थोड़ा चिंतित होकर बोली, लेकिन ऐसा करने पर एनफोर्समेंट हॉल हमें पकड़ लेगा। आरव ने उसके माथे पर हल्का सा थपकी दी, तुम सच में भोली हो। वे लोग नकाब पहनते हैं, तो हम क्यों नहीं? कौन साबित करेगा? अरे हाँ, मैं ये क्यों नहीं सोच पाए। बबीता खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने तुरंत काले कपड़े और हुड पहन लिए और चुपचाप आगे बढ़ गए।
थोड़ी दूर ही गए थे कि थर्ड पीक के कुछ डिसाइपल दिखाई दिए, लेकिन वे सिर्फ ट्रू इमॉर्टल स्तर के थे। बबीटा ने उत्साहित होकर पूछा, बिग ब्रदर, इन्हें पकड़ें? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, छोटे लोगों से क्या मिलेगा, हम सिर्फ बड़े लोगों को निशाना बनाएंगे, प्रोफाउंड इमॉर्टल से नीचे वालों को छोड़ दो। उसकी योजना साफ थी, छोटे लोगों को नाइन्थ पीक के बाकी डिसाइपल्स संभालेंगे, वह खुद सिर्फ ऊंचे स्तर वालों को निशाना बनाएगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें 2 लेट स्टेज शैन इमॉर्टल दिखे। आरव बोला, ये ठीक है, जल्दी निपटाओ। आदेश मिलते ही बबीटा कूदकर उनके सामने आ गई। रुको, थर्ड पीक के हो ना तुम लोग? लेकिन वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही आरव ने उसके सिर पर हल्का सा मारा। जल्दी करो, समय ही पैसा है। ओह, बबीता तुरंत समझ गई और बिना कुछ बोले हमला कर दिया। दोनों शैन इमॉर्टल कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। ग्रेट इमॉर्टल के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। आरव ने तुरंत उनके स्टोरेज रिंग्स छीन लिए, उन्हें इमॉर्टल लॉकिंग पाउडर खिला दिया और फिर दोनों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। चलो, अगला, उसने फिर आवाज लगाई और दोनों आगे बढ़ गए। अब आरव अपनी स्पिरिचुअल पावर से आसपास की स्थिति साफ देख पा रहा था। वह बबीटा को लेकर एक के बाद एक शैन इमॉर्टल डिसाइपल्स के पास जाता रहा। उधर थर्ड पीक और फिफ्थ पीक के बाकी शैन इमॉर्टल भी अचानक काले कपड़े पहने लोगों के हमले का शिकार होने लगे। हर जगह तरीका एक ही था, पहले रिंग छीनना, फिर दवा खिलाना, फिर जमकर पिटाई करना। लगभग 3-4 घंटे में आरव, बबीटा और उसके क्लोन्स मिलकर करीब 100 लोगों को लूट चुके थे और उन्हें इमॉर्टल लॉकिंग पाउडर से बेकार कर चुके थे। धीरे धीरे डर फैल गया। थर्ड पीक और फिफ्थ पीक के डिसाइपल्स भागकर वापस जाने लगे। अब कोई बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आरव ने पूछा, इन दोनों पीक्स में कुल कितने शैन इमॉर्टल से ऊपर के लोग हैं? बबीटा बोली, पूरे सेक्ट में करीब 30,000 डिसाइपल हैं। ज्यादातर आउटर डिसाइपल हैं। इनर डिसाइपल लगभग 5,000 हैं, जिनमें ज्यादातर गोल्डन इमॉर्टल हैं। शैन इमॉर्टल करीब 7,800,000 होंगे, हर पीक में लगभग 100। आरव ने सिर हिलाया, ठीक है, काफी है, अब वापस चलते हैं। दोनों एंशंट मेडिसिन क्लिनिक लौट आए। इस समय जीनत अपनी ट्रिब्यूलेशन पूरी करके वापस आ चुकी थी। आरव ने बबीटा से कहा, जाओ, नाइन्थ पीक के सभी डिसाइपल्स को यहाँ बुलाओ। ठीक है। कुछ ही देर में करीब 3,000 डिसाइपल आंगन में इकट्ठा हो गए। सबने झुककर कहा, नमस्ते सीनियर ब्रदर। उनकी आंखों में सम्मान साफ दिख रहा था। भले उसकी कल्टिवेशन कम थी, लेकिन उसकी क्षमता, उसका पद और उसकी ताकत उन्हें पूरी तरह प्रभावित कर चुकी थी। आरव ने हाथ उठाकर कहा, अब से हम सब नाइन्थ पीक से बाहर निकलेंगे। ये सुनते ही सब चौंक गए। क्या हम थर्ड पीक और फिफ्थ पीक से सीधी लड़ाई करेंगे? लेकिन हमारी ताकत कम है, डरने की क्या बात है? चारों तरफ चर्चा होने लगी। आरव ने हाथ उठाकर सबको शांत किया, तुम सब बदला लेने जा रहे हो। जो उन्होंने हमारे साथ किया, वही हम उनके साथ करेंगे, किसी को मत छोड़ना। और हाँ, उनके स्टोरेज रिंग्स भी छीन लेना। रियांशी ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, क्या ये सही रहेगा? एनफोर्समेंट हॉल क्या करेगा? आरव मुस्कुराया, चेहरा ढक लो, सब ठीक रहेगा, वे भी तो यही करते थे। चलो, उसने हाथ उठाया और बबीता के साथ आगे बढ़ गया। बाकी सभी डिसाइपल्स भी जोश में भरकर उसके पीछे निकल पड़े। उधर बाकी पीक्स के लोग ये सब देखकर हैरान रह गए। पिछले कुछ दिनों तक थर्ड पीक और फिफ्थ पीक के लोग नाइन्थ पीक को दबा रहे थे, लेकिन आज सब उल्टा हो गया था। अब नाइन्थ पीक के लोग ही हमला कर रहे थे। पहले जो डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे, आज वे जोश में भरकर हर किसी को पीट रहे थे। रियांशी और बाकी लोग पहले थोड़े डरे हुए थे, लेकिन बाहर आकर उन्होंने देखा, सामने वाले ज्यादातर कमजोर थे, शैन इमॉर्टल से नीचे के। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। नाइन्थ पीक के पास लगभग 100 शैन इमॉर्टल थे, जो आसानी से बाकी गोल्डन इमॉर्टल और ट्रू इमॉर्टल को दबा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि असली ताकतवर लोग या तो छिप गए थे या पहले ही आरव द्वारा बेकार किए जा चुके थे। इसलिए अब ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा हो चुकी थी। बबीटा और आरव बाहर ऐसे घूम रहे थे जैसे टहलने निकले हों। बीच बीच में थर्ड पीक और फिफ्थ पीक के कुछ शैन इमॉर्टल सामने आ जाते, लेकिन छोटी लड़की उन्हें एक हाथ से ही पटक देती, फिर बड़े आराम से उनका स्टोरेज रिंग छीनती, मुंह में दवा ठूंसती और पूरा एक ही जगह पर सेवा खत्म कर देती। डाई इमॉर्टल स्तर की ताकत सच में एक तरह का दबाव बनाती थी, सामने वाले के पास पलटने का कोई मौका ही नहीं था।
सिर्फ आधे दिन में थर्ड पीक और फिफ्थ पीक के डिसाइपल पूरी तरह बिखर गए। कुछ बुरी तरह पिट चुके थे, कुछ घरों में छिप गए और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ दिन पहले नाइन्थ पीक के साथ हुआ था, बस अब स्थिति उलट चुकी थी। आरव ने इमॉर्टल लॉकिंग पाउडर सबको नहीं दिया, क्योंकि यह बहुत महंगा था और हर किसी पर इस्तेमाल करना सही नहीं था। वह इसे सिर्फ ज़रूरी जगहों पर ही इस्तेमाल कर रहा था। जब दोनों पीक्स पीछे हट गए तो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में फिर से शांति आ गई, लेकिन ये खबर पूरे सेक्ट में फैल गई और सब चौंक गए। नाइन्थ पीक, जो पहले सबसे कमजोर माना जाता था, अब दो पीक्स को पूरी तरह कुचल चुका था। ये किसी के समझ से बाहर था। देखने वालों को ये समझ ही नहीं आया कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। एनफोर्समेंट हॉल के लोग भी आए, लेकिन बस औपचारिकता निभाकर चले गए। नाइन्थ पीक के डिसाइपल हमला करने के बाद अपने चेहरे खोल देते और सब कुछ नकार देते, और एनफोर्समेंट हॉल भी जानकर अनजान बना रहा। उधर फिफ्थ पीक के हॉल में ग्रेस और वनराज के चेहरे बेहद काले पड़े थे। उनके सामने 100 से ज्यादा डिसाइपल घुटनों के बल बैठे थे, सबके सब पिटे हुए और उनकी कल्टिवेशन भी छीन ली गई थी। ग्रेस के दिल में आग जल रही थी। वह आरव पर सीधे हाथ नहीं डाल सकता था, इसलिए उसने अपने डिसाइपल्स से नाइन्थ पीक को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अब सब उल्टा हो गया था। उसके अपने लोग बर्बाद हो गए थे। ये लोग दोनों पीक्स की असली ताकत थे, और अब सब बेकार हो चुके थे। उसने गुस्से में पूरव और सचिन को डांटा, तुम दोनों ग्रेट इमॉर्टल होकर एक लड़की से हार गए, शर्म नहीं आती? दोनों ने झुककर कहा कि बबीटा ने कोई खास डिवाइन सेंस टेक्निक सीख ली है, जिससे वे मुकाबला नहीं कर पाए। ग्रेस ने गुस्से में सबको भगा दिया। वनराज ने पूछा, अब क्या करें? क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? ग्रेस दांत पीसते हुए बोला, सब उस आरव की वजह से हुआ है। अगर उसने दवा न दी होती तो उनके डिसाइपल इतने बुरी हालत में नहीं होते। दोनों ही बहुत परेशान थे। तभी एक सेवक आया और बताया कि जैस्मिन आई है। जैस्मिन अंदर आई और सीधे बोली, ग्रैंड एल्डर का आदेश है, डिसाइपल्स के बीच लड़ाई सहन की जा सकती है, लेकिन कोई भी ऊंचे स्तर का व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। जो भी अंदरूनी संघर्ष भड़काएगा, उसे कड़ी सजा मिलेगी। ये कहकर वह तुरंत चली गई। जैस्मिन के जाते ही ग्रेस का चेहरा और कड़ा हो गया। वनराज बोला, मुझे लगता है ग्रैंड एल्डर नाइन्थ पीक का पक्ष ले रही है। ग्रेस ने गहरी सांस ली, नहीं, वह बस नियम याद दिला रही है, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब उनकी हालत ये थी कि उनके डिसाइपल बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, और वे खुद कुछ कर नहीं सकते थे। आखिरकार ग्रेस बोला, चलो ग्रैंड एल्डर के पास चलते हैं, शायद वो कोई रास्ता निकाले। दोनों रेड पीक पहुंचे और पलक के सामने अपनी बात रखी कि नाइन्थ पीक ने उनके पीक्स को घेर लिया है और वे न्याय चाहते हैं। पलक ने ठंडी नज़र से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं? पहले तुमने झगड़ा शुरू किया, अब खुद शिकायत करने आ गए। जरा भी शर्म नहीं है? ये ग्रेस थोड़ा चौंक गया। पहले ग्रैंड एल्डर उसे हमेशा कुछ न कुछ सम्मान देती थी, आखिर वे सब सेक्ट के ग्रेट इमॉर्टल थे। लेकिन इस बार बात अलग थी। उन्होंने सीधे सामने ही उसे डांट दिया। इससे वह थोड़ा असहज हो गया और समझ नहीं पाया कि क्या कहे। वनराज बोला, एल्डर, बाकी सब बात ठीक है, लेकिन नाइन्थ पीक के तरीके बहुत नीच हैं। उन्होंने हमारे डिसाइपल्स को जहर दे दिया। ग्रेस ने भी बात बढ़ाई, हाँ, पहले हम डिसाइपल्स के छोटे मोटे झगड़ों को नज़रअंदाज करते थे, लेकिन जहर देना बहुत गंभीर बात है। इतने सारे कोर डिसाइपल्स की कल्टिवेशन खत्म हो गई, सेक्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। पलक ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुम लोगों को फायदा हो रहा था तब वह छोटा झगड़ा था, अब नुकसान हुआ तो सेक्ट को आना चाहिए। ये कैसी तर्क है? फिर उसने सीधा कहा, जहर देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई जहर दे सकता है तो उसका इलाज भी कर सकता है। तुम्हारे डिसाइपल्स को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। और जहां तक तुम्हारे आपसी झगड़े की बात है, अगर लड़ सकते हो तो खुद ही सुलझाओ, अब जाओ। ग्रैंड एल्डर के सामने दोनों कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए और चुपचाप निकल गए। रेड पीक से नीचे आते ही वनराज गुस्से में बोला, मुझे तो साफ लग रहा है कि ग्रैंड एल्डर नाइन्थ पीक और उस आरव नाम के लड़के का पक्ष ले रही है। ग्रेस शांत रहा, अब इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं। वनराज बोला, अगर वह मदद नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे? ग्रेस ने कहा, और क्या, हमें नाइन्थ पीक के सामने झुकना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वनराज ने तुरंत मना कर दिया। ग्रेस बोला, सच्चा आदमी परिस्थिति के अनुसार झुकता भी है और उठता भी है, थोड़ी इज्जत जाने से क्या फर्क पड़ता है? फिर उसने कहा, अगर तुम नहीं झुक सकते तो मेरे साथ आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा।
वनराज ने लंबी सांस ली। अब कोई और रास्ता भी नहीं था। बहुत सारे कोर डिसाइपल्स की कल्टिवेशन खत्म हो चुकी थी, और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जल्द ही सेक्ट में होने वाली बड़ी प्रतियोगिता भी आने वाली थी, इसलिए मजबूरी में उसे मानना पड़ा। उधर 9th पीक के हॉल में आरव और प्रीतम आमने सामने बैठे थे। प्रीतम के चेहरे पर इस समय पूरी खुशी थी। आरव, इस बार तुमने 9th पीक के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब तुम स्पिरिट मेडिसिन हॉल के डेप्यूटी हॉल मास्टर हो, इसलिए मैं तुम्हें इनर सेक्ट में नहीं ले सकता। लेकिन आज से तुम 9th पीक के सीनियर डिसाइपल हो। तुम जो चाहो कर सकते हो। आउटर और इनर डिसाइपल पर भी तुम्हारा अधिकार रहेगा। अगर कोई और होता तो इतना सम्मान पाकर खुश हो जाता, लेकिन आरव शांत रहा। उसका असली लक्ष्य कुछ और था। वह खुद पीक मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बनना चाहता था, इसलिए सीनियर डिसाइपल का पद उसके लिए इतना मायने नहीं रखता था। इसी बीच एक सेवक अंदर आया। पीक मास्टर, ग्रेस और वनराज आपसे मिलना चाहते हैं। प्रीतम तुरंत समझ गया कि वे क्यों आए हैं। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आई। जैसा किया वैसा भुगतो, उन्हें अंदर भेजो। कुछ ही देर में ग्रेस हंसते हुए अंदर आया। जूनियर ब्रदर जी, परेशान तो नहीं किया? वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने आरव को देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन तुरंत उसने मुस्कुराकर कहा, लॉर्ड, नमस्कार। आरव मन ही मन समझ गया, ये बूढ़ा लोमड़ी पहले खुद को ऊंचा दिखा रहा है, ताकि बाद में झुकते समय शर्म न लगे। प्रीतम ने ठंडे स्वर में पूछा, किस काम से आए हो? ग्रेस बोला, जूनियर ब्रदर जी, क्या ये संभव है कि 9th पीक के डिसाइपल थोड़े पीछे हट जाएं? आखिर हम सब एक ही सेक्ट के हैं, बात करके हल निकाल सकते हैं। प्रीतम ने सख्ती से कहा, क्या मतलब? क्या 9th पीक के डिसाइपल अब बाहर भी नहीं जा सकते? वनराज गुस्से में बोला, नाटक मत करो। तुम्हारे 9th पीक के लोग हमारे 3rd और 5th पीक को बुरी तरह पीट रहे हैं। आरव मन ही मन हंस पड़ा। यह आदमी सच में सीधा है, ग्रेस जितना चालाक नहीं। प्रीतम ने अनजान बनते हुए कहा, ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं। फिर उसने कहा, अजीब बात है, इतने सालों से तुम दोनों पीक मिलकर हमारे 9th पीक को दबाते रहे हो, तब तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम तुम्हें परेशान करें। आरव ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, अगर हमारे 9th पीक का कोई डिसाइपल ऐसा कर रहा है तो बताओ, हम उसे इनाम देंगे। वनराज गुस्से से कांपने लगा, प्रीतम, तुम अपने डिसाइपल्स को बढ़ावा दे रहे हो। प्रीतम बोला, तो क्या हुआ? याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? अगर तुम्हारे डिसाइपल कमजोर हैं तो इसमें हमारी क्या गलती? अगर शक है तो खुद जवाब दो। वनराज का चेहरा लाल हो गया। ये वही शब्द थे जो उसने पहले कहे थे, और अब वही उस पर उल्टे पड़ रहे थे। तभी ग्रेस ने उसे पीछे खींचा और आगे बढ़कर बोला, जूनियर ब्रदर जी, मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। ये कहकर उसने बिना झिझक झुककर प्रणाम किया। इस बार 5th पीक हार मानता है। पहले जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं अपने डिसाइपल्स को सख्ती से नियंत्रित करूंगा। प्रीतम पूरी तरह चौंक गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ग्रेस इतनी आसानी से झुक जाएगा। ग्रेस ने फिर कहा, हम सब फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के लोग हैं। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि मिलकर सेक्ट को मजबूत करना चाहिए। वो बहुत ईमानदार दिख रहा था, लेकिन आरव समझ गया कि यह सब दिखावा है। असल में ग्रेस ने बड़ी चालाकी से बात को घुमाकर प्रीतम को ही एक तरह से बांध दिया था। प्रीतम ने आखिरकार आह भरते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो यही मामला खत्म करते हैं। उम्मीद है आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रेस ने तुरंत सिर हिलाया, जूनियर ब्रदर, चिंता मत करो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आरव मन ही मन सिर हिलाता रह गया। प्रीतम बहुत सीधा था। इतनी मेहनत से जो बढ़त मिली थी, उसका कोई फायदा ही नहीं उठाया। समझौता करना ठीक था, लेकिन कुछ शर्तें भी होनी चाहिए थीं। यूं ही सामने वाले को छोड़ देना सही नहीं था। लेकिन आखिर प्रीतम ही 9th पीक का मास्टर था, इसलिए आरव कुछ कह नहीं सका। उधर ग्रेस मन ही मन बेहद खुश था। मैं वादा करता हूं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। एक दिन तुम्हारे 9th पीक को पूरी तरह कुचल दूंगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए आरव की ओर देखा, पैलेस मास्टर आरव, अब जब जूनियर ब्रदर ने हमें माफ़ कर दिया है, तो क्या आप एंटीडोट दे सकते हैं? हमारे दोनों पीक्स हमेशा आपके आभारी रहेंगे। असल में यही उसका असली मकसद था। अगर उसके 100 से ज़्यादा कोर डिसाइपल की कल्टिवेशन खत्म न हुई होती तो वह यहाँ झुककर कभी नहीं आता।
आरव हल्के से मुस्कुराया। एंटीडोट? पीक मास्टर, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं है। ग्रेस एक पल को रुका, फिर दोबारा झुक गया। पैलेस मास्टर आरव, अगर मेरे डिसाइपल्स ने आपको नाराज किया है तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कृपया एंटीडोट दे दीजिए। आरव बाहर से विनम्र था, लेकिन अंदर से हंस रहा था। क्या वे उसे प्रीतम जैसा सीधा समझ रहे थे? कुछ शब्द और एक झुकाव से इतना बड़ा मामला खत्म हो जाएगा? माफी की जरूरत नहीं है, उसने कहा। मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ है। थर्ड पीक और फिफ्थ पीक के डिसाइपल्स से मेरा कोई विवाद नहीं हुआ, और जिस एंटीडोट की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। वनराज का चेहरा काला पड़ गया। लड़के, जहर तुमने दिया है, अब नाटक क्यों कर रहे हो? आरव शांत रहा। पीक मास्टर, आपने अपनी आंखों से देखा? मैं तो एक बेकार आदमी हूँ जिसमें इमॉर्टल एसेंस भी नहीं है, मैं जहर कैसे दे सकता हूँ? वनराज चुप हो गया। सब जानते थे कि जहर आरव ने दिया था, लेकिन सबूत नहीं था, और उन्होंने खुद ही चेहरे ढक रखे थे। अब वो उसी चाल में फंस गए थे। ग्रेस मन ही मन झुंझलाया। ये लड़का उम्र में छोटा है, लेकिन चालाकी में बहुत आगे है। अब उसने तरीका बदला तो शायद ये कोई गलतफहमी है। पैलेस मास्टर आरव की मेडिकल स्किल्स तो अद्भुत हैं। मेरे डिसाइपल्स बीमार हैं, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? आरव बोला, इलाज तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि थर्ड पीक और फिफ्थ पीक के डिसाइपल्स का इलाज नहीं करूँगा। अब अपनी बात बदलना ठीक नहीं होगा। ग्रेस मुस्कुराया। तब आप एक साधारण डॉक्टर थे, अब आप स्पिरिट मेडिसिन हॉल के वाइस हॉल मास्टर हैं। इतनी छोटी बात पर अड़े रहना उचित नहीं है। ये सुनकर आरव मुस्कुराया। ठीक है, फिर मैं इलाज कर सकता हूँ, लेकिन फीस थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर उसने कीमत बताई। ब्रॉन्ज रेल्म वाई प्रोफाउंड इमॉर्टल 10 लाख, लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स मिड स्टेज 20 लाख, लेटेस्ट स्टेज 30 लाख, पीक 40 लाख, ग्रेट इमॉर्टल 1 करोड़। ये सुनते ही सब चौंक गए। प्रीतम भी हैरान रह गया। वनराज और ग्रेस के चेहरे और भी खराब हो गए। उनके 100 से ज़्यादा डिसाइपल थे, इसका मतलब था कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा क्रिस्टल्स। यह उनके दोनों पीक्स की पूरी ताकत को कमज़ोर कर सकता था। वनराज गुस्से में बोला, तू लूट रहा है क्या? आरव शांत स्वर में बोला, मैं डॉक्टर हूँ, लुटेरा नहीं, लेकिन दवा महंगी है और मेरी स्किल्स उससे भी ज़्यादा कीमती हैं। इलाज करवाना है या नहीं, ये आपकी मर्जी है। वनराज कुछ बोलने ही वाला था कि ग्रेस ने उसे रोक लिया। पैलेस मास्टर आरव, मजाक मत कीजिए। आरव ने सीधा देखा। क्या मैं मजाक करता दिख रहा हूँ? ग्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक ही सेक्ट के हैं, इतनी ज़्यादा फीस ठीक नहीं। ऐसा करते हैं, हम दोनों पीक्स मिलकर 2 करोड़ दे देते हैं, बाकी को एहसान समझ लीजिए। नहीं। आरव का जवाब साफ और सख्त था, बिल्कुल बिना सोचे। अब ग्रेस के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वह गुस्से से जल रहा था। एक ग्रेट इमॉर्टल और पीक मास्टर होकर भी उसे ये लड़का नज़रअंदाज कर रहा था। उसे नहीं पता था कि आरव उसे दिल से नफरत करता है, बस मौका मिलने का इंतजार कर रहा है। फिर भी ग्रेस मुस्कुराता रहा। जूनियर ब्रदर, तुम ही कुछ कहो। प्रीतम बोला, दवा आरव की है, इलाज आरव का है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। 2 बार मना होने के बाद भी ग्रेस पीछे नहीं हटा। ठीक है, आखिरी बार कह रहा हूँ, हम दोनों पीक्स 2 करोड़ देंगे, बाकी आप हमें दे दीजिए। आरव की आंखों में ठंडक आ गई। तुम्हारी मेरे सामने कोई कीमत नहीं है, मैंने जो कहा है उसमें एक इमॉर्टल क्रिस्टल भी कम नहीं होगा। अब ग्रेस की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वनराज तो पहले ही गुस्से में था। लड़के, ज्यादा मत उछलो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई इस जहर का इलाज नहीं कर सकता? हो सकता है ऐसा ही हो। आरव ने ऐसी मुस्कान दिखाई जो सामने वाले को और भी चिढ़ा दे। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लुटेरा नहीं। अगर तुम्हें कीमत ज़्यादा लगती है तो इलाज मत करवाओ। लड़के, तुम पछताओगे। इस बार ग्रेस भी अपना धैर्य खो बैठा। वह किसी भी हालत में इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं था। जब बात नहीं बनी तो दोनों गुस्से में वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद प्रीतम ने कहा, आरव, क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? आरव ने शांत स्वर में कहा, पीक मास्टर, अगर हालात उल्टे होते तो वे हमारे साथ क्या करते? प्रीतम चुप हो गया। उसे हाल ही में ग्रेस और वनराज का रवैया याद आ गया। अगर ताकत उनके पास होती तो 9th पीक को और भी बुरी तरह दबाया जाता। उसने आह भरी, तुम सही कह रहे हो, मैं थोड़ा ज्यादा नर्म पड़ गया था। आरव बोला, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जब हमने मौका पकड़ लिया है तो हमें उन्हें कमजोर करना चाहिए और खुद को मजबूत बनाना चाहिए।
वर्ल्ड में वही नहीं दबता जो मजबूत होता है। उधर ग्रेस और वनराज 9th पीक से निकलकर बेहद खराब मूड में थे। पलक के सामने हारना एक बात थी, लेकिन यहाँ एक ऐसे लड़के से अपमानित होना जिसमें इमॉर्टल एसेंस तक नहीं था, यह उनके लिए असहनीय था। वनराज गुस्से में बोला, ये बर्दाश्त से बाहर है, एक छोटा सा लड़का हमें आंख दिखा रहा है। ग्रेस ने दांत भींचकर कहा, घबराओ मत, बदला जरूर मिलेगा, अभी सबसे जरूरी है इस समस्या का हल निकालना। वनराज बोला, चलो किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं मानने को तैयार नहीं कि कोई और इस जहर का इलाज नहीं कर सकता। तभी दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, वो 5th पीक का आउटर सेक्ट मैनेजर सोनू था। पीक मास्टर, एल्डर वापस आ गए क्या? दोनों की आंखें चमक उठीं। वनराज बोला, अब तो सब ठीक हो जाएगा, एल्डर आ गए हैं, अब देखते हैं वो आरव कितना अकड़ता है। ग्रेस मुस्कुराया, लगता है किस्मत अब भी हमारे साथ है, चलो एल्डर से मिलते हैं। स्पिरिट मेडिसिन हॉल की ऊपरी मंजिल पर एक सफ़ेद बालों वाला लेकिन मजबूत काया का बुजुर्ग बैठा था, नाशिक, स्पिरिट मेडिसिन हॉल का मास्टर, जिसकी मेडिकल स्किल्स पूरे सेक्ट में प्रसिद्ध थी। ग्रेस और वनराज अंदर आए और सम्मान से बोले, एल्डर आप लौट आए। नाशिक ने सिर हिलाया, आओ बैठो। ग्रेस ने तुरंत असली बात नहीं कही, पहले सामान्य बातचीत शुरू की, आप काफ़ी समय से बाहर थे। नाशिक बोला, हाँ, कुछ पुराने मित्रों से मिलने गया था, चिकित्सा में प्रगति के लिए आदान प्रदान जरूरी होता है। फिर ग्रेस ने बात घुमाई, एल्डर आपके अनुपस्थित रहने के दौरान सेक्ट में काफ़ी बदलाव हुए हैं, स्पिरिट मेडिसिन हॉल में एक नया डेप्यूटी हॉल मास्टर भी आया है। नाशिक चौंका, ऐसा, कौन है वह? ग्रेस बोला, शायद आप विश्वास न करें, वो एक नया असेंडेड डिसाइपल है, जिसे आए 1 महीना भी नहीं हुआ। क्या? नाशिक का चेहरा बदल गया, क्या मजाक कर रहे हो? वनराज बोला, यह मजाक नहीं है, मैं इसकी कंफर्म करता हूँ। नाशिक को विश्वास होने लगा, ये कैसे संभव है? सेक्ट ऐसा निर्णय क्यों लेगा? ग्रेस ने आग में घी डाला, वह लड़का कुछ अजीब तरीके जानता है, डुअल कल्टिवेशन से महिला डिसाइपल्स की कल्टिवेशन बढ़ाता है, शायद इसी कारण ग्रैंड एल्डर ने उसे ये पद दे दिया। बकवास। नाशिक गुस्से में खड़ा हो गया और मेज तोड़ दी, मेरे स्पिरिट मेडिसिन हॉल में सिर्फ योग्य वैद्य ही रह सकते हैं, कोई गलत रास्ते वाला व्यक्ति डेप्यूटी हॉल मास्टर कैसे बन सकता है? फिर बोला, मैं अभी ग्रैंड एल्डर से बात करता हूँ, उसे तुरंत हटाना होगा। लेकिन ग्रेस ने उसे रोका, एल्डर अभी यह जरूरी नहीं है, पहले एक और समस्या है। वो बहुत चालाक था, वह नहीं चाहता था कि नाशिक अभी पलक के पास जाए और शक उस पर आए। नाशिक ने पूछा, क्या बात है? ग्रेस बोला, उस आरव नाम के लड़के ने हमारे 100 से ज़्यादा डिसाइपल्स को जहर दे दिया है और इलाज के लिए बेहिसाब पैसे मांग रहा है। वनराज ने कहा, एक डिसाइपल के लिए लाखों क्रिस्टल्स मांग रहा है, ये तो सीधी लूट है। नाशिक और गुस्से में आ गया, ऐसा भी होता है? फिर उसने गहरी सांस ली, खैर वो अभी डेप्यूटी हॉल मास्टर है, तो उसकी हरकतों की जिम्मेदारी स्पिरिट मेडिसिन हॉल की भी है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, उन्हें यहाँ लाओ, मैं खुद इलाज करूँगा। उसे अपनी मेडिकल स्किल्स पर पूरा भरोसा था और वह आरव को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। धन्यवाद एल्डर। ग्रेस मुस्कुराया, उसकी सबसे बड़ी समस्या भी हल हो गई और आरव के खिलाफ एक मजबूत हथियार भी मिल गया। उसने तुरंत आदेश दिया, जल्दी जाओ, सबको यहाँ लेकर आओ। स्पिरिट मेडिसिन हॉल के बाहर 3rd पीक और 5th पीक के वे डिसाइपल खड़े थे जिन्हें इमॉर्टल लॉकिंग पाउडर दिया गया था, सब उम्मीद लगाए इंतजार कर रहे थे। अंदर कमरे में पूरव और सचिन, मयंक के सामने आदर से खड़े थे, अब उनमें ग्रेट इमोर्टल की कोई आभा नहीं थी, वे बिल्कुल सामान्य लोगों जैसे लग रहे थे। ग्रेस ने विनम्रता से कहा कि उन्हें इलाज में मदद चाहिए। नाशिक ने उन्हें बैठाया, नाड़ी देखी और शांत स्वर में कहा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस दवा से इमॉर्टल एनर्जी दब गई है। फिर उसने आत्मविश्वास से अपने बनाए एंटीडोट पिल्स निकाले, जैसे ही वे बाहर आए, कमरे में सुगंध फैल गई। पूरव और सचिन ने तुरंत उन्हें खा लिया, सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा। उधर आरव अपने आंगन में लौट आया, जहां बबीता घबराई हुई आई और बोली कि मयंक वापस आ गए हैं, अब उनका सारा प्लान बेकार हो जाएगा। लेकिन आरव बिल्कुल शांत रहा, उसे अपनी दवा पर पूरा भरोसा था। पायल और हेजल को भी शक था, क्योंकि नाशिक डिटॉक्सिफिकेशन में माहिर था। तब आरव ने मुस्कुराकर शर्त रखी,
अगर 3 घंटे में थर्ड और फिफ्थ पीक के लोग इलाज के लिए आए तो वह हार जाएगा, नहीं आए तो वे तीनों हारेंगी। तीनों ने तुरंत मान लिया। उधर स्पिरिट मेडिसिन हॉल में शुरुआत में एंटीडोट असर करता दिखा, लेकिन अचानक पूरव और सचिन खून उगलकर गिर पड़े। नाशिक भी चौंक गया। उसने जांच की और पाया कि यह जहर बेहद अजीब है। उसका इलाज करने की कोशिश से हालत और बिगड़ गई है। उसने साफ कहा कि अगर 3 घंटे में असली एंटीडोट नहीं मिला तो वे हमेशा के लिए अपाहिज हो सकते हैं। ये सुनकर ग्रेस और वनराज के चेहरे उतर गए। अब उन्हें समझ आ गया कि आरव की दवा कोई साधारण चीज नहीं थी। नाशिक ने भी मान लिया कि ऐसा जहर बनाना आसान नहीं है, और जिसने इसे बनाया है वह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अंत में दोनों को मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें फिर से आरव के पास जाना पड़ेगा। ग्रेस ने तुरंत सोचा कि क्यों न नाशिक को ही आगे किया जाए। अगर वह खुद जाकर बात करे तो शायद आरव बिना पैसे लिए इलाज कर दे। नाशिक ने ज्यादा सोचा नहीं। उसके हिसाब से वह खुद इलाज में असफल रहा था और उसके कारण स्थिति और बिगड़ गई थी, इसलिए कुछ जिम्मेदारी उसे भी लेनी चाहिए। साथ ही उसे उस डेप्यूटी हॉल मास्टर से भी बेहद असंतोष था जिसने अपने ही सेक्ट के लोगों को जहर दिया था। एक वैद्य ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। ग्रेस और वनराज ये सुनकर बेहद खुश हो गए और सब मिलकर 9th पीक की ओर बढ़ गए। उधर एंशंट मेडिसिन क्लिनिक में आरव आराम से चाय पी रहा था और बबीटा उसके पास बैठी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शर्त जीतने पर वह क्या मांगे, अपनी कल्टिवेशन बढ़वाए या रोज स्वादिष्ट खाना खाए। तभी बात करते करते उसने बाहर देखा और अचानक चौंक गई। थर्ड पीक और फिफ्थ पीक के 100 से ज्यादा डिसाइपल सामने खड़े थे। उनके साथ नाशिक, ग्रेस और वनराज भी थे। सबकी हालत खराब थी, खासकर पूरव और सचिन की। स्पष्ट था कि जहर अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये देखकर हेजल और पायल भी चौंक गईं। उन्हें समझ आ गया कि आरव की दवा साधारण नहीं है, यहाँ तक कि नाशिक भी उसे ठीक नहीं कर पाया। नाशिक अंदर आया और सीधे गुस्से में बोला, तुम आरव हो? एक डॉक्टर होकर तुमने जहर दिया, तुरंत इन सबको ठीक करो। आरव का चेहरा भी ठंडा हो गया। उसने सम्मान दिखाया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई उसे आदेश दे। ग्रेस और वनराज भी मौके का फायदा उठाकर दबाव बनाने लगे, लेकिन आरव ने साफ कहा, अगर इलाज चाहिए तो कीमत देनी होगी। नाशिक गुस्से से कांप उठा, मैं स्पिरिट मेडिसिन हॉल का मास्टर हूं और तुम डेप्यूटी हॉल मास्टर हो, तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। ये सुनकर आरव ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप बड़े हैं, न कि इसलिए कि आप हॉल मास्टर हैं। अगर यही शर्त है तो मैं ये पद ही छोड़ देता हूं। इतना कहकर उसने डेप्यूटी हॉल मास्टर का टोकन निकालकर नाशिक के सामने रख दिया। अब मेरा स्पिरिट मेडिसिन हॉल से कोई संबंध नहीं है। ये देखकर सब दंग रह गए। ये पद पाने के लिए लोग तरसते हैं, और उसने बिना सोचे छोड़ दिया। फिर आरव ने ग्रेस और वनराज की ओर देखकर कहा, अब खुश हो? दोनों के चेहरे उतर गए। उन्होंने सोचा था नाशिक के दबाव में आरव झुक जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। आरव फिर आराम से कुर्सी पर बैठ गया और बबीता को बुलाकर बोला, चलो अब कंधे दबाओ। छोटी लड़की मुंह फुलाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। उसे हार माननी पड़ी थी, इसलिए अब न तो स्वादिष्ट खाना मिलना था और न ही कल्टिवेशन बढ़ेगी। आरव आंखें बंद करके आराम से बैठा रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। दूसरी तरफ ग्रेस और वनराज पूरी तरह स्तब्ध थे। अब आरव सिर्फ 9th पीक का एक साधारण डिसाइपल था और वे उसे किसी भी तरह मजबूर नहीं कर सकते थे। 3-4 दिन से एपिसोड नहीं आ रहे थे इसके। अब स्टार्ट कर दें दोबारा से। मैं बाहर गया हुआ था, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे एपिसोड। और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी नए चैनल भी बनाऊंगा, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा, और इसी वीक में सारे एपिसोड में देता रहूँगा अल्टरनेट करके। एक नए एपिसोड आपको डेली मिल जाएगा किसी न किसी सीरीज़ का। और आज सारे सीरीज़ के अपलोड कर दूंगा मैं इस एपिसोड। और बाकी मैं 3-4 दिन से था नहीं, इस वजह से नहीं आ पाए थे एपिसोड। अब आएंगे डेली पहले की तरह, और आज सारे सीरीज़ के एपिसोड अपलोडिंग हो जाएगी।